हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 101 से आगे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस, जिसे आप एरर डिटेक्शंस भी कहते हैं। ये सेशन बहुत कुछ मैं इस सेशन में ऐसा बताऊंगा जो कि आपको नोट वर्दी लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये आपको जानना चाहिए, खास करके अगर आप वर्ब्स फॉलोड बाय फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला टॉपिक अगर आपको परेशान करता है तो इसमें उसके कई क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो नोट्स बनाने के लिए रेडी रहना। जहां जहां पे मैं बताता जाऊंगा कि इसको नोट कर लो, वहां पे आप नोट करना। नोट कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको ये लिखना है अपने हेडिंग में कि एरर स्पॉटिंग एपिसोड 3 करके, और क्वेश्चन नंबर, मैं जानबूझ के क्वेश्चन नंबर ना 1 से शुरू करके जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहां तक जाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पीडीएफ आपके पास है, जिस भी क्वेश्चन में जो भी है आप वहां लिख सकते हो। तो जैसे मान लो 101 नंबर में कुछ नोट करने के लिए मैंने बोला, तो बस आपको इतना लिखना है कि 101 नंबर, दिस प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय दिस वर्ब इज फॉलोड बाय दिस प्रीपोजिशन। ठीक है, या कोई नया रूल मिल गया तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। मतलब क्या करना है कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके साथ रूल लिखना है। इतने क्वेश्चंस, एग्जांपल्स ये सब नहीं लिखना। ठीक है, सिर्फ रूल एक एक करके नोट करते जाइए जो आपको नया मिले। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो आपको नया मिले या जो इंपॉर्टेंट हो, हर चीज नहीं नोट करनी। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 101 नंबर सवाल सवाल है, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ। देखो, जो रूल एकदम से आपके दिमाग में आया होगा वो ये आया होगा कि हियरिंग नहीं होता। आप बिल्कुल सही हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि हियर का हियरिंग नहीं होता। देर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हम लोग स्टेटिव वर्ब्स के अंदर रखते हैं। मतलब ये कोई स्टेट बताता है, कोई अवस्था बताता है, इसके साथ आई नहीं लगता। ठीक है, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि हियर एक ऐसा प्रोसेस है ना, समझ जाओ एक बार, ये डिफरेंस भी बता देता हूं मैं। हियर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप चीजों को खुद ब खुद सुनते हो। ये कोई वॉलेंटरी एक्शन नहीं है, मतलब आप जानबूझकर सुनना नहीं चाहते विद अटेंशन। जबकि लिसन का मतलब होता है जब आप अटेंशन के साथ कुछ सुनना चाहते हो। जैसे अभी जब आप ये वीडियो सुन रहे होगे तो और भी नॉइज आपके कान में आ रहा होगा। लेट्स से बगल से कोई गाड़ी गुजर रही होगी, या कोई कहीं पे कोई म्यूजिक बज रहा होगा, या कोई बात कर रहा होगा। वो सारी आवाजें भी तो आप सुन रहे हो ना। लेकिन क्या आप उसको सुनने के लिए अटेंटिव हो? नहीं, इसका मतलब आप उनको हियर कर रहे हो। जबकि इस वीडियो में मैं जो बोल रहा हूं, चूंकि आपके सीखने की चीज है, आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुन रहे होगे। यहां पे लिसन वर्ड का यूज किया जाता है। तो लिसन और हियर में डिफरेंस बेसिकली क्या है कि हियर एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, जिसका मतलब है चीजें खुद ब खुद होती हैं, आप जानबूझकर नहीं करते। लेकिन लिसन का मतलब होता है बिल्कुल अटेंटिव होकर जब आप बातें सुनते हो तो वहां पे लिसन लगता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस था जो मैंने यहां पे बता दिया। कमिंग बैक टू द एरर, एरर ये है यहां पर कि हियरिंग का इस्तेमाल हम यहां नहीं कर सकते, क्योंकि हियर एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉन्टिन्यूअस सेंस में नहीं यूज किया जाता नॉर्मली। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मैं सारे वर्ड्स एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। जैसे जो चीजें ना सेंसेस से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल हियर का हियरिंग नहीं होता है, सी का सीइंग नहीं होता, स्मेल का स्मेलिंग नहीं होता, टेस्ट का टेस्टिंग नहीं होता, फील का फीलिंग नहीं होता। जब आप किसी इमोशंस और फीलिंग्स की बात करते हो तो जैसे कि लव का लविंग नहीं होगा, हेट, लाइक, डिसलाइक, प्रीफर, वांट, नीड, विश, केयर, एनवी, एनवी मतलब होता है जलन, फियर, अप्रिशिएट। या पोजेशन वाली बात हो, हैव, ओन, पोजेस, बिलोंग, इंक्लूड, कंटेन, कंसिस्ट, लैक। या नॉलेज की बात हो, नो, बिलीव, थिंक, अंडरस्टैंड, सपोज, रिमेंबर, फॉरगेट, रिकॉग्नाइज, मीन, डाउट, इमेजिन, रियलाइज एंड कंसिडर। राइट, इनमें से किसी भी वर्ड के आगे आप आईएनजी नहीं लगाएंगे जब तक आप इसको एज अ स्टेट यूज करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप किसी चीज की अवस्था बताना चाह रहे हैं, स्टेट बताना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे इसके आगे आईएनजी कभी नहीं लगाते। ठीक है, मैं ये बार बार क्यों स्ट्रेस डाल रहा हूं इस चीज पे कि जब आप उसको अवस्था जैसा यूज करते हैं, क्योंकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को रूल बता दिया जाता है कि इसके आगे आईएनजी नहीं लगेगा। आपने उसके सारे होराइजंस कवर नहीं किए। अब जब बच्चे ने कहीं उसे देख लिया तो अब वो कंफ्यूज्ड है कि सर ने बोला था कि आईएनजी नहीं लगेगा, यहां तो आईएनजी लगा हुआ है। तो देखो क्या होता है, ये ना पत्थर की लकीर नहीं है कि इसके आगे आईएनजी नहीं लगेगा। रूल ये है कि जब आप इसको स्टेट बताने के लिए यूज करोगे, अवस्था बताने के लिए यूज करोगे, तो इसके आगे आईएनजी नहीं लगेगा। ऑब्वियसली नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एक्शन ही नहीं है। लेकिन जब आप उसको एज अ डायनामिक वर्ब यूज करते हो, जिसका मतलब है जब आप उसमें कॉन्टिन्यूटी दिखाना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो, साधारण भाषा में आप दिखाना चाहते हो कि काम हो रहा है, जानबूझ के काम किया जा रहा है, वैसे केस में उसके आगे आईएनजी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक वर्ड बोला था टेस्ट। राइट, अब मैं कह रहा हूं कि सुगर इज टेस्टिंग स्वीट। मतलब जो सुगर है, जो चीनी है, उसका स्वाद मीठा लग रहा है। आई एम टेस्टिंग हिज फूड।
मैं उसका खाना टेस्ट कर रहा हूं। अब ये दोनों सेंटेंस में सेम एरर आप मार्क करोगे कि सर यहां भी टेस्टिंग नहीं होगा, यहां पे भी टेस्टिंग नहीं होगा, पर दोनों में अंतर है। जहां पे आप ये कह रहे हो कि शुगर मीठा है, यहां पे आप एक परमानेंट कंडीशन बता रहे हो, एक स्टेट बता रहे हो कि इसका टेस्ट हमेशा ही स्वीट होता है। ऐसे केस में यहां पे टेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन जहां पे मैं कह रहा हूं कि आई एम टेस्टिंग हिज फूड, आपको नहीं लग रहा कि ये एक वॉलेंटरी प्रोसेस है, जिसमें अगर मैं किसी का खाना टेस्ट कर रहा हूं तो वो कोई परमानेंट स्थिति नहीं है। मैं हाथ से खाना उठाऊंगा, अपने मुंह में डालूंगा, फिर उसका स्वाद लूंगा, ये तो एक्शन प्रोसेस है। तो अगर एक्शन प्रोसेस है तो आईएनजी बिल्कुल हो सकता है। मैं बेसिकली कहना यह चाह रहा हूं कि इसको याद मत कर लेना, इस बात को समझना कि सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोल सकता कि आई एम हैविंग अ स्टडी ऐप। अब मेरा एक ऐप है क्यूइंग का, मैं क्या बोलूंगा, आई एम हैविंग अ स्टडी ऐप? नहीं, क्योंकि ये मेरा पोजीशन शो कर रहा है, ये मेरी परमानेंट स्थिति है कि मेरे पास एक ऐप है, तो मैं यहां पे आई एम हैविंग नहीं बोल सकता। लेकिन लेट्स से मैं खाना खा रहा हूं, मैं बोलूंगा आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूं। सो आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट भी होता है, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट भी होता है। अब क्या यहां पे हैविंग सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक एक्शन प्रोसेस है। आई होप आप मीनिंग समझ पा रहे हो। इनमें से जितने भी वर्ड्स हैं, इनको बहुत समझदारी से यूज करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक्शन है इसमें, तो आप वहां पे आईएनजी लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि स्थिति बताई जा रही है, स्टेट बताया जा रहा है, तो इसके आगे आईएनजी नहीं लगेगा। मेरा ये पूरे जितनी बातें मैं समझा रहा हूं, मेरा पूरा एक्सरसाइज बस इसी चीज के इर्द गिर्द है कि रट मत लेना। मैक्सिमम लोग तो यही कंफ्यूज होते हैं कि सर इसके बाद ये होगा, नहीं सर उसके बाद वो होगा। सर आपने रट लिया, आप समझे ही नहीं है बात को, ठीक है, या शायद आपको समझाया ही नहीं गया बात को। अभी मैं समझाने की मैंने कोशिश की है। स्टेट अलग है, एक्शन अलग है। अगर स्टेट हो तो आईएनजी नहीं लगेगा, एक्शन लग रहा हो आपको तो आपको आईएनजी लगेगा, ठीक है। अब हमारे लिए आसान ये है कि एसएससी 99.9% आउट ऑफ 100 स्टेट वाला क्वेश्चन पूछती है। तो आप अगर एसएससी के एस्पिरेंट हो तो ये मान के चलना कि हियर का हियरिंग नहीं होता है, ठीक है। पर जानकारी के लिए मैंने बता दिया है कहां होता है, किस कंडीशन में होता है। उम्मीद करता हूं आपका एरर आपको समझ में आ गया है। एरर ये था कि आई एम हियरिंग नहीं होगा। सुधार कर क्या लिख सकते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट टेंस में रखो, इसको V1 में कर दो, आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ। आई हैव हर्ड भी बोल सकते हैं। 102 नंबर, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। लिखा हुआ है ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होता है। सो ऑल ऑफ अस लिखा हुआ है, अस कहां से बनकर आया है, वी से बनकर आया है, तो यहां तो कोई एरर नहीं है। ऑल ऑफ अस प्लूरल है तो उसके साथ वर आया है, यहां भी कोई एरर नहीं है। अ लिटिल नर्वस, नर्वस अनकाउंटेबल है, उसके लिए लिटिल आया है, यहां पे भी कोई एरर नहीं है। ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस, हम सारे थोड़े नर्वस थे। कब? व्हेन कंजंक्शन है यहां का, व्हेन वी सब्जेक्ट केम वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। आपको दिख रहा होगा यहां पे भी हमने वर यूज किया था जो पास्ट टेंस में था, तो सेंटेंस की क्रोनोलॉजी बिल्कुल ठीक चल रही है, टाइमलाइन बिल्कुल ठीक चल रहा है। लिखा वी केम इनटू दिस रूम। अब आपको ये बात पता है कि जब भी आप एंटर के सेंस में कम यूज करना चाहते हो तो वहां हमेशा उसके साथ इनटू लगता है। एंटर के साथ नहीं, कम के साथ बोल रहा हूं। जब भी आप एंटर के सेंस में यूज करना चाहते हो तो कम के साथ इनटू लगता है। इसको बहुत सारी किताबों में ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप खुले जगह से बंद जगह की ओर आते हो तो इनटू बोला जाता है। तो ऑब्वियसली हम रूम के अंदर जा रहे हैं, जो खुले जगह से बंद जगह की ओर, अगर मैं वो लॉजिक पकड़ूं तो वहां पे इनटू लगेगा। सो कम इनटू बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कम इनटू दिस रूम टुडे, यहां तो कहीं पे कोई एरर नहीं लग रहा, ठीक है। एक स्लाइट सा एरर, माइल्ड सा एरर ये हो सकता था कि टुडे को दैट डे में चेंज किया जाता, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस जो था वो पास्ट टेंस में था, ठीक है। हालांकि इस एरर को एसएससी ने नहीं माना, एसएससी ने आंसर किया है नो एरर, ठीक है। मेरे हिसाब से एक छोटा सा एरर था, टुडे यहां नहीं होना चाहिए था, राइट, क्योंकि सेंटेंस पूरा पास्ट टेंस में। 103, टुडे यू अर्न सो मच, सॉरी टुडे वही वाला क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा था। डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट। क्या आप इतना पैसा कमाते हैं कि आपकी रोजी रोटी चल जाती है। सबसे पहले मार्क करना, एक बहुत अच्छा इडियम है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है, मेक बोथ एंड्स मीट, जिसका मतलब होता है टू अर्न लाइवलीहुड, रोजी रोटी चलाना, टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है कि डू यू अर्न सो मच, क्या आप इतना ज्यादा कमा लेते हो कि आप रोजी रोटी चला पाओ। आपको थोड़ा ऑफ नहीं लग रहा है ये सेंटेंस पढ़ के? डू यू अर्न सो मच, सो मच का मतलब क्या होता है? सो मच का मतलब होता है इतना ज्यादा। जैसे आई हैव वर्क सो मच
मतलब मैंने इतना काम किया है। जब आप किसी से पूछते हो तो कैसे पूछते हो? क्या आप इतना कमा लेते हैं कि 2 वक्त की रोटी चल जाती है, या ऐसे इन्फेसाइज करके ये पूछते हो कि इतना ज्यादा कमा लेते हैं क्या कि 2 वक्त की रोटी चल जाती है? क्योंकि सो मच का मतलब होता है इतना ज्यादा। आपको भी लग रहा होगा कि ये जो सो यहां पे लिखा हुआ है ये रेडंडेंट है, इसकी जरूरत नहीं है, सेंटेंस से कंटेक्स्ट में फिट नहीं आ रहा। क्योंकि आप रोजी रोटी चलाने की बात करो तो इतना ज्यादा थोड़ी पूछोगे, आप सिर्फ पूछोगे इतना कमा लेते हो क्या। सफिशिएंट वाली बात हो रही है, तो सफिशिएंट के लिए हम लोग सो का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे। क्या होगा? डू यू अर्न मच, क्या आप इतना कमा लेते हो, टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो आंसर ये है, ऑप्शन आंसर है बी नंबर। यहां से सो को हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। 104, यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। लिखा हुआ यू कैन नॉट लीड। अच्छा, कैन नॉट क्या है? यहां पे मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, तो देखना लीड यहां का बेस फॉर्म है। जिन बच्चों को नहीं पता, लीड बेस फॉर्म होता है, इसका पास्ट होता है लेड, एलईडी लेड। ठीक है, ये इसका पास्ट फॉर्म है। तो क्या लिखा हुआ? यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ, आप एक अच्छा जीवन नहीं बिता सकते, ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। देखो, ऑल्दो का मतलब होता है जबकि, जबकि। ठीक है, हिंदी में जबकि, इंग्लिश में व्हाइल के सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मीनिंग क्या बन रहा है देखो तो, कि तुम एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते जबकि तुम सिगरेट छोड़ नहीं देते। जबकि तुम सिगरेट, या जब तक, या अगर तुम सिगरेट छोड़ नहीं देते। सेंस तो ये बन रहा है कि या तो जब तक तुम सिगरेट छोड़ नहीं देते, या अगर तुम सिगरेट छोड़ नहीं देते, क्योंकि यहां पे हेल्दी लाइफ की बात हो रही थी। तो क्या सेंस बन रहा है कि तुम हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते अगर तुम सिगरेट नहीं छोड़ते, या जब तक तुम सिगरेट नहीं छोड़ते। जबकि तुम सिगरेट छोड़ते हो, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग हो रहा है तुम एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते जबकि तुम सिगरेट छोड़ते हो। कोई सेंस नहीं है, विच मीन्स एरर है बी पार्ट में। हम ऑल्दो को यहां से रिमूव करेंगे, इसके जगह पे और कोई कंजंक्शन लगा सकते हैं, तो अनलेस भी हो जाएगा, अनटिल भी हो जाएगा। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट। तो जब तक आप नहीं छोड़ोगे, या अगर आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इटसेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। लिखा हुआ है कि आई हैड टू होल्ड ऑन द वॉल, पास्ट है, टू के बाद V1 लगता है, यहां तो तक तो बिल्कुल ठीक है। आई हैड टू होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को स्टडी करना, उसको होल्ड ऑन कहते हैं। तो लिखा है कि आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल, मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, क्यों? टू स्टडी इटसेल्फ। इटसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि इट से बनकर आया है। ठीक है, और आई कुड हैव फॉलन, ये मॉडल परफेक्ट है, कुड हैव उसके बाद V3 लगता है, तो फॉल, फेल, फॉलन होता है। यहां तक तो कोई एरर नहीं है। अभी जो मैंने यहां लिखा है, जरा उस चीज के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इटसेल्फ, मुझे दीवार को पकड़ना पड़ा ताकि दीवार स्टडी हो जाए। क्योंकि यहां देखना स्टडी इटसेल्फ लिखा हुआ था, इट यहां पे नॉन लिविंग चीजों के लिए आता है, जिसका मतलब है इट जो आप यूज कर रहे हो ये वॉल के लिए यूज कर रहे हो। तो मीनिंग समझ रहे हो इस सेंटेंस का, कि मुझे दीवार को पकड़ना पड़ा ताकि दीवार स्टेडी हो जाए, वरना दीवार गिर जाता। मतलब आप कह रहे हो कि मैंने दीवार पर टच किया और दीवार गिर जाता, जबकि आगे आपने लिखा है आई कुड हैव फॉलन, मैं गिर जाता। तो कुछ सेंस नहीं बन रहा। आप इटसेल्फ यूज कर रहे हो जो दीवार के लिए आ रहा है, फिर कह रहे हो मैं गिर जाता। सही सेंस यह है कि मुझे दीवार पकड़ना पड़ा अपने आप को स्टडी करने के लिए, वरना मैं गिर जाता। तो अपने आप को स्टडी करने के लिए इटसेल्फ थोड़ी होगा, फिर तो माई सेल्फ होगा ना। इसका मतलब इटसेल्फ को हटा के यहां पे किसका सेंस बनेगा? माई सेल्फ का। अंडरस्टैंडिंग वाला बेस्ड एरर है। अगला क्वेश्चन नंबर 106, द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो ज्यूरी है, ज्यूरी किसको कहते हैं? ज्यूरी इज अ कलेक्शन ऑफ जजेस, कलेक्शन ऑफ जजेस। जरूरी नहीं है वो मैजिस्ट्रेट हो, किसी भी चीज में जज करने वाला जो पैनल होता है उन्हें ज्यूरी कहा जाता है। अगर इंडियन आइडल में 3 जजेस है तो वो भी ज्यूरी है। लिखा हुआ है द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो ज्यूरी है वो डिफरेंट पार्ट्स से है इस कंट्री के। अब देखो इसमें एरर क्या है, कहीं पे भी आपको नो एरर नहीं दिख रहा। ठीक है, अब एसएससी ना ऐसे क्वेश्चंस दे के अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। मैं आपको 20 ऐसे सवाल दिखा दूंगा जहां पे एसएससी ने ज्यूरी को एक पर्टिकुलर जगह पे सिंगुलर माना है, पर्टिकुलर जगह पे प्लूरल माना है, जो कि ग्रामेटिकली भी प्रूवन है। पर इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये सवाल ही गलत है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, और ऐसे जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, लेट्स से अगर हम टीम की बात करें, लेट्स से अगर हम कमिटी की बात करें, या हम ज्यूरी की बात करें, ये सब पे लगता है। क्या रूल है समझना, कहता है कि जब आप उसको एक यूनिट की तरह देखते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होता है।
जबकि आप जब उसके अंदर के यूनिट्स को देखते हैं और डिवीजन के सेंस में यूज होता है, डिवीजन के सेंस में यूज होता है, तो वो हमेशा प्लूरल होगा। अब देखो, अगर मैं सेंटेंस में ये बोलता कि जूरी ने इसके खिलाफ डिसीजन लिया, तो जब जूरी ने लिया इसका मतलब सारे जजेस ने मिलकर लिया। वो सेंटेंस पढ़ के आपको कहीं से फील नहीं होगा जूरी में कितने मेंबर है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये चीज क्या बता रहा है कि जूरी के अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो सेंटेंस पढ़ के कंटेक्स्ट के हिसाब से हमें तो यही फील हो रहा है कि जूरी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो हम डिवीजन देख रहे हैं उसका, हम तो एक यूनिट जैसा देख नहीं रहे। जब मान लो मैं ये बोलता कि कमिटी लेट हो गई, तो कमिटी लेट हो गई इसका मतलब सारे मेंबर्स लेट हो गए। कमिटी आपस में लड़ रही है, आपस में लड़ रही है इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। समझ पा रहे हो? सेंटेंस पढ़ के फील आ रहा है कि सबको आप एक जैसा देख रहे हो कि एक से आप उसको डिवीजन की तरह देख रहे हो। इस सेंटेंस में पढ़ के ये लगा कि हम उसे डिवीजन की तरह देख रहे हैं, तभी तुम कह रहे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये चीज चूंकि हम डिवीजन की तरह देख रहे हैं, ये प्लूरल होना चाहिए था। अब यहां लिखा था द ज्यूरी आर, आर क्या है? प्लूरल है, तो सेंटेंस होना चाहिए था नो एरर। लेकिन अब देखो चारों ऑप्शन में से किसी में भी एसएससी ने नो एरर नहीं डाला। एसएससी के आंसर में यह लिखा हुआ था कि आर नहीं इज होगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन चैलेंज हुआ होगा। यहां पे आर नहीं होना चाहिए, इसके जगह सॉरी यहां पे आर होना चाहिए, ये कंप्लीटली नो एरर है। इसके जगह पे हम इज नहीं करेंगे, रीजन मैंने बता दिया है। यहां पे जूरी एज अ प्लूरल नाउन हम देखेंगे। ठीक है, ये चीज कमिटी पे भी लागू होती है, टीम पे भी लागू होती है। 107, मिस मार्पल इज नाइदर अ गुड सिंगर और अ गुड स्टेज आर्टिस्ट। देखो मैं ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार कर चुका हूं, तो इस पे ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। नाइदर के साथ क्या लगता है? नॉर लगता है। यहां क्या लिखा हुआ था? और लिखा हुआ था, तो एरर क्या होगा? यहां पे और होगा। ठीक है, यहां पे नॉर होगा, राइट। दूसरा एक और एरर है, लिखा हुआ है मिस मार्पल इज नाइदर अ गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। हम यहां द क्यों यूज करेंगे? हम किसी चीज को स्पेसिफिक तो बनाना नहीं चाह रहे। आप यहां पे अ यूज कर रहे हो, तो यहां पे भी अ यूज करो, तो क्या होगा? मिस मार्पल इज नाइदर अ गुड सिंगर और अ गुड स्टेज आर्टिस्ट। 108, राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाय सुपर मार्केट एट 80 रुपी पर किलो। लिखा हुआ है राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी। देखो कुछ एक ऐसे जगह है ना जहां पे द हमेशा फिक्स्ड होता है। ये आर्टिकल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करो, एक ऐसा एडजेक्टिव यूज करो जो कि सुपरलेटिव डिग्री में हो, तो इसके साथ हमेशा द लगता है। दूसरा, अगर आप कहीं पे ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, लास्ट लिखा, तो इनके आगे भी हमेशा द लगता है। ये सब फिक्स्ड रूल है और इससे बहुत क्वेश्चन एसएससी बनाती है। इसको याद कर लेना है कि सुपरलेटिव डिग्री अगर हुआ तो उसके आगे द लगेगा। अगर कहीं पे हमने ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स की बात करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, तो हमेशा उसके आगे द लगेगा। यहां देखो क्या लिखा होता है? राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी। एरर मिला कि नहीं मिला? क्या होना चाहिए? राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। आंसर ऑप्शन नंबर सी, अ के जगह पे द हो। 109, लिखा है शी पिक्ड अप द बुक्स लाई ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। लिखा है शी पिक्ड अप द बुक्स, शी सब्जेक्ट है, पिक्ड अप एक्चुअली पूरा का पूरा वर्ब है, द बुक्स यहां का ऑब्जेक्ट है, एंड कंजंक्शन है, पुट V2 है। आपको पता है पुट का V2 भी पुट होता है, V3 भी पुट होता है। पुट पुट पुट, कट कट कट, एस इस तरीके से फॉर्म चलता है। ठीक है, सो यहां पे पुट लिखा हुआ था जो कि V2 था, यहां पे भी ये पिक्ड V2 था। देम बुक्स के लिए आया है, ऑन द शेल्फ, इस ऑन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। मैंने ये वाले पोर्शन को क्यों छोड़ दिया? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने क्यों छोड़ा है। मैंने आपको बताया था कि बहुत बार हम लोग सेंटेंस में एक रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। उसका काम बस ये होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर नाउन को मॉडिफाई करेगा या वो किसी एक पर्टिकुलर नाउन को के लिए एडजेक्टिव जैसा काम करेगा। यहां लिखा हुआ था शी पिक्ड अप द बुक्स एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। उसने किताब उठाई और उसने शेल्फ पे रख दिया, लेकिन कौन सी किताब? मैं कह रहा हूं शी पिक्ड अप द बुक्स, विच बुक? अब यहां पे उसका आंसर दे रहे हैं वो किताब जो के टेबल पर पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये वाला जो क्लॉज है, ये वाला एक एडजेक्टिव क्लॉज है या नहीं है? और ये एडजेक्टिव कौन से नाउन के लिए आ रहा है? आप बताओ, आप किसके बारे में बात कर रहे हो कि टेबल पे पड़ी है? किताब पड़ी है ना। इसका मतलब ये जो बुक्स है, आप इसी के बारे में तो बात कर रहे हो। अगर आप इसी के बारे में बात कर रहे हो तो ये वाला पोर्शन एडजेक्टिव क्लॉज होगा कि नहीं होगा? अच्छा, हम सब ये बात समझते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज में हु, विच या दैट लगता है, और ये भी समझते हैं कि बहुत बार सेंटेंस को छोटा करने के लिए वो अंडरस्टूड मान लिया जाता है। तो एक्चुअली सेंटेंस क्या था? शी पिक्ड अप द बुक्स,
क्योंकि हम किताब के बारे में बात करें तो हम विच यूज करेंगे, हु का इस्तेमाल इंसानों के लिए होता है, विच का इस्तेमाल निर्जीव चीजों के लिए होता है। तो एक्चुअली सेंटेंस था विच वर लाई ऑन द टेबल, जो टेबल पे रखे हुए थे। अब आप बताओ, जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे कि विच वर लाई ऑन द टेबल, ये गलत है या नहीं है? क्योंकि वर के बाद या कोई भी बी फॉर्म के बाद या तो V3 होता है या तो V4 होता है। कितनी बार मैंने आपको समझाया है कि इज एम आर वॉज वर के बाद या तो V3 यूज करना या तो V4 यूज करना है। अभी क्या लिखा हुआ है भाई? लाई, V1 है या नहीं है? अब अगर हमें पैसिव में यूज करना होता तो हम V3 यूज करते, या अगर कोई पास्ट के बारे में बात करना हो तो V3 यूज करते। यहां क्या लिखा हुआ है? किताब अभी भी रखी हुई है, तो उसने वो किताब उठाई जो किताब उस वक्त रखी थी। इसका मतलब ये तो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। अगर कंटिन्यूटी को शो कर रहा है तो फिर लाइंग होगा ना। तो सही फॉर्म ये है शी पिक्ड अप द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। ये हुआ एक्सप्लेनेशन ग्रामेटिकल तरीके से। अब अगर आप इसको कॉमन अंडरस्टैंडिंग तरीके से या कॉमन सेंस के तरीके से बनाना चाहते हैं तो मैं वो उस तरीके से भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको भी सुन लो, जो अच्छा लगेगा वैसे बनाना। क्या लिखा हुआ है? शी पिक्ड अप द बुक्स लाई ऑन द टेबल। क्या आप ये बात समझते हैं कि LI लाई V1 है? और क्या आप ये बात भी समझते हैं कि V1 और V5 हैबिचुअल एक्शन को शो करता है? वहां तक की बात कॉमन है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे लाइक क्यों नहीं हुआ। अब अगर आप ये समझो कि एक किताब आप उठा रहे हो, जो किताब हमेशा टेबल पे पड़ी होती है या उस वक्त पड़ी हुई थी, आप सेंटेंस को पढ़ के देखो, आपको तुरंत रियलाइज होगा कि उसने वो किताब उठाई जो वहां पड़ी हुई थी उस वक्त पे। अगर पड़ी हुई थी तो वो तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन था ना, उस वक्त पे तो पड़ी ही हुई थी। अगर पड़ी हुई थी तो फिर हैबिचुअल एक्शन वाला वर्ब क्यों यूज कर रहे हो आप? यहां पे कॉन्टिन्यूअस वाला यूज करो। क्या होगा? शी पिक्ड अप द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल, मतलब उसने वो किताब उठाई जो उस वक्त पे वहां पड़ी हुई थी, एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। आपको दोनों में से जो तरीका ठीक लगा आप उस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो। मतलब ये है कॉन्सेप्ट सीखने से। क्वेश्चन नंबर 110 लिखा हुआ है कि ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। लिखा ही इज ओवर 80 कि वो 80 साल से भी ज्यादा ऊपर है। जब आप किसी की उम्र बताते हैं और ये कहते हो 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, 20 से ऊपर है, 30 से ऊपर, तो हमेशा उसके लिए ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो लिखा है इज ओवर 80, ठीक है, वो 80 साल से ऊपर है। एंड डेयर नॉट, डेयर नॉट का मतलब होता है हिम्मत नहीं है। एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस मतलब उसमें ग्लासेस के बिना पढ़ने की हिम्मत नहीं है। आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि वो 80 साल के हैं, 80 साल के ऊपर के हैं और बिना उनके चश्मे के पढ़ना हिम्मत नहीं है उनमें? नहीं नहीं, आप यहां पे डेयर की बात नहीं कर रहे थे, शायद आप यहां पे कैपेसिटी की बात कर रहे थे कि वो पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब एबिलिटी नहीं है उनमें पढ़ने की, क्योंकि उनको दिखाई अब कम पड़ता है, 80 साल के ऊपर, तो बिना क्लासेस के वो नहीं पढ़ सकते। सो डेयर नॉट रीड नहीं होगा, कैन नॉट रीड होगा। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जहां पे आप कैपेसिटी कैपेबिलिटी की बात करते हो वहां पे कैन प्रीपोजिशन का या मे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। सो डेयर नॉट नहीं होगा, कैन नॉट रीड होगा। 110 बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। बिफोर एक प्रीपोजिशन होता है, टेक इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब बात समझना, लिखा है बिफोर टेक, बिफोर एक प्रीपोजिशन है। क्या आपको वो रूल याद है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा? ये ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या तो एक प्रोनाउन हो सकता है। बहुत सारे केसेस में नाउन और प्रोनाउन नहीं देकर हमें कोई वर्ब दे दिया जाता है। अगर कोई वर्ब दे दे तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा, हम उसको जेरेंट का नाम देते हैं। क्या ये बातें याद आ रही हैं आपको? अब देखो यहां क्या लिखा होता, बिफोर टेक दिस मेडिसिन। बिफोर टेक होगा या बिफोर टेकिंग होगा, आप बताओ मुझे। ऑब्वियसली बिफोर टेकिंग होगा, क्योंकि यहां पे टेक वर्ब का पहला फॉर्म था। आप एक वर्ब अगर लेकर आ रहे हो और उसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको उसको पहले जेरेंट बनाना पड़ेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे? बिफोर टेक नहीं, बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन। उम्मीद करता हूं क्लियर है ये क्वेश्चन भी। 12 नंबर पे बढ़ेंगे। द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। नोट डालो, दो चीजें नोट करा रहा हूं। सबसे पहले एक फ्रेजल वर्ब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लुक आफ्टर, ठीक है, जिसका हिंदी मतलब होता है किसी का ध्यान रखना। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, वी लुक आफ्टर ईच अदर। ठीक है, इंग्लिश में टू टेक केयर इज कॉल्ड लुक आफ्टर। ठीक है, किसी का ध्यान रखना उसको बोलते हैं लुक आफ्टर।
दूसरा नोट डालना। अब मैं एरर पे आ रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, द रीजन फॉर विजिटिंग मीरठ। अच्छा देखना, यहां फॉर प्रीपोजिशन था तो उसके लिए विजिटिंग आया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बिफोर प्रीपोजिशन तो यहां टेकिंग आएगा। देखो उसका एक एक्सप्लेनेशन यहां पे भी है। द रीजन फॉर विजिटिंग मीरठ, जो कारण है मेरठ घूमने का, वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर, क्योंकि मेरी माताजी को जरूरत थी कि उनकी देखभाल की जाए। द रीजन या द रीजन वाई, दोनों किसी भी सेंटेंस में कोई रीजन बताने के लिए आता है। सिमिलरली आप जब कहीं पे बिकॉज यूज करते हो तो यह भी रीजन बताने के लिए आता है। क्या इन दोनों का इस्तेमाल साथ में सही होगा? क्योंकि क्योंकि बोला है कभी कि हमें मेरठ जाना जरूरी है क्योंकि क्योंकि मेरी माताजी का ध्यान रखना है? नहीं ना। तो यहां जब हिंदी में नहीं बोले तो इंग्लिश में क्यों बोलोगे? इसका मतलब या तो यहां पे द रीजन नहीं होगा या तो यहां पे बिकॉज नहीं होगा। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि द रीजन को बदलेंगे तो बहुत कुछ सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा ये है यहां से बिकॉज को हटा दो। बिकॉज को हटा के आप कुछ भी लगा सकते हैं, प्रिफरेबली दैट लगा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो क्या है, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज दैट माय मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। क्लियर है? आपके लिए नोट करने लायक बात यह थी कि द रीजन के बाद बिकॉज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 113, आई शैल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। देखो इफ और वेदर में ना एक डिफरेंस आपको नरेशन चैप्टर में सिखाया गया होगा, ठीक है? मैं उस पर आऊंगा, एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग कर लूं। आई सब्जेक्ट है, शैल मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है तो बाय है यहां पर। दिस बुक ऑब्जेक्ट है, इस बाय का क्या खरीदना है, किताब खरीदनी है। इफ कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, उसके साथ V1 यूज किया गया है, ये रहा ऑब्जेक्ट, और नॉट ऑप्शन। आप जब भी किसी दो चीजों में चुनने की बात करते हो तो हमेशा वहां पर वेदर को प्रेफरेंस मिलता है। जब भी चॉइसेस की बात होती है, यहां क्या लिखा हुआ था कि मैं ये किताब खरीदूंगा, या तो ये तुम्हें चीज पसंद होगी या तो नहीं पसंद होगी। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि तुम्हें पसंद हो या तुम्हें पसंद ना हो, मैं तो ये वाली किताब खरीदूंगा। जिसका मतलब यह है आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास चॉइसेस है, तो हमेशा वहां पे वेदर का इस्तेमाल होगा। तो क्या है, आई शैल बाय दिस बुक वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेदर यू लाइक इट और नॉट, क्योंकि यहां पे चॉइसेस की बात हुई थी, राइट? एक बार हम इफ वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। आई विल लीव इफ ही कम्स। ये एक कंडीशन है कि मैं चला जाऊंगा अगर वो आएगा तो। आई विल लीव वेदर ही कम्स और नॉट, मतलब मैं चला जाऊंगा वो आए या ना आए। अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या पहले वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया था कि वो आए या ना आए मैं चला जाऊंगा? नहीं, आप कंडीशन की बात कर रहे थे कि वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा। दूसरे में ऑप्शन है कि वो आए या ना आए मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब यहां पे क्या लगेगा, वेदर लगेगा। ये दोनों एग्जांपल देख के आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा वेदर कहां लगता है। यहां पे इफ नहीं होगा, यहां पे वेदर होगा। ये हमारा आंसर था। माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, क्या है, चिंतित है, कंसर्न एडजेक्टिव है यहां का, क्वाइट एडवर्ब है। ठीक है, कि मेरी माताजी जो है वो काफी कंसर्न्ड है। टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल, किस बात को लेकर कंसर्न्ड है, मेरे प्रोग्रेस को लेकर कंसर्न्ड है स्कूल में। ठीक है, नोट डालना और लिखना, कंसर्न्ड अबाउट समथिंग। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि अगर आप कंसर्न्ड बोलना चाहते हो और आप ये बोलना चाहते हो कि किसी चीज को लेके कोई चिंतित है तो उसको हमेशा कंसर्न्ड अबाउट कहा जाता है। तो माय ग्रैंड मदर इज कंसर्न्ड अबाउट माय प्रोग्रेस एट स्कूल, ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, कहां है, टू माय प्रोग्रेस। आंसर क्या होगा, अबाउट माय प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 115, ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। क्या मैंने ये बात आपको पहले बताई है कि बट का इस्तेमाल हमेशा दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों के लिए होता है। इधर वाले सेंटेंस का टोन पॉजिटिव होगा तो बट के बाद वाले का नेगेटिव होना चाहिए, पहले वाले का नेगेटिव होगा तो बाद वाले का टोन पॉजिटिव होना चाहिए। क्या मैंने ये आपको पहले सिखाया है, बहुत बार सिखाया है। लिखा ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट, सच अ लॉन्ग स्पीच आपको क्या बता रहा है, टोन क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? सच्चा मतलब होता है बहुत ज्यादा, सो बहुत ज्यादा लंबा स्पीच दिया है तो ये तो नेगेटिव है। इतना लंबा स्पीच दिया है कि नेगेटिव है। एवरीबडी फेल्ट बोर्ड, ये बोर्ड वर्ड आपको क्या बता रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑब्वियसली नेगेटिव है। इसका मतलब क्या यहां पे बट कंजंक्शन करेक्ट है। और दूसरा, आप अगर मीनिंग से भी देखोगे कि उसने इतना लंबा स्पीच दिया लेकिन सब बोर हो गए, ना ना ना, ये नहीं होगा। उसने इतना लंबा स्पीच दिया कि सब बोर हो गए,
जिसका मतलब है यहां जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था सच दैट का, जिसमें आप एक तरफ कंडीशन बताते हो, दूसरी तरफ उसका रिजल्ट बताते हो। उसने इतना लंबा स्पीच दिया, ये कंडीशन है, उसका रिजल्ट ये हुआ एवरीबॉडी फील्ड बोर्ड, कि सारे के सारे बोर हो गए, जिसका मतलब है सच के बाद बट नहीं लगेगा, सच के बाद दैट लगेगा। ठीक है, कि ही गिव सच अ लॉन्ग स्पीच दैट एवरीबॉडी फेल्ट बोर्ड। पता है आज के वीडियो में ना ऐसे क्वेश्चंस है, अभी जब मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा था मैंने देखा इसमें ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपको पढ़ के लगेगा कि ये वाला एरर है, पर बहुत सारे लोगों को उसका रीजन नहीं पता होगा क्यों एरर है। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन के इतने सारे सवाल हैं आज के वीडियो में कि आपका एक सॉलिड ग्राफ बन जाएगा प्रीपोजिशन का, सॉलिड मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा प्रीपोजिशन का, अगर आपने सारी बातों को नोट किया जहां जहां पे मैं बोल रहा हूं नोट करने। ठीक है, इसलिए आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 116, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days। देखो फिर से यहां पे आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, क्या चाहते हो टू कंप्लीट, टू के बाद हमेशा V1 लगता है, कंप्लीट का ऑब्जेक्ट ये रहा, टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days। देखो बाय का इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज के लिए डेडलाइन देते हो कि इस वक्त तक काम कर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट इट टू बी कंप्लीटेड बाय मंडे, सो मंडे इज द डेडलाइन, इससे आगे नहीं बढ़ना है। इस वक्त तक अगर कोई काम करने बोलो तो वहां पे बाय का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली इसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है, यहां लिखा है बाय 2 days। ये 2 days एक ड्यूरेशन है, आप ड्यूरेशन लेके डेडलाइन नहीं देते, आप कोई एग्जैक्ट समय बता के इंग्लिश में डेडलाइन देते हो, इसलिए यहां पे बाय का सेंस नहीं है। आप शायद ये बोलना चाह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि आप ये काम 2 दिन में कंप्लीट कर लो, सो अगर 2 दिन में कंप्लीट कर लो, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क, यहां पे इन 2 days या विद इन 2 days ज्यादा सटीक होगा ना, कि मैं चाहता हूं आप ये काम कंप्लीट कर लो कब, 2 दिन में, सो इन 2 days या विद इन 2 days। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इन 2 days या विद इन 2 days। 117, पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। पुअर पीपल मतलब गरीब लोग जो है, चूंकि प्लूरल है यहां पे हैव लिखा हुआ है, रन का V3 भी रन होता है, यहां कोई रन नहीं है। रन डाउन ऑफ किससे रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज, खाने से, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन द लॉकडाउन उसका ऑब्जेक्ट। यहां लिखा हुआ है रन डाउन ऑफ, क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का, जहां भी फ्रेजल वर्ब आता है मैं अलग से स्लाइड बनाता हूं, इसमें बना दिया, सुन लो ध्यान से। रन डाउन ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना या किसी चीज की ब्रीफ समरी देना, उसको हम लोग रन डाउन ऑफ कहते हैं। ठीक है, हिंदी में किसी चीज का संक्षिप्त विवरण, जिसका मतलब है ब्रीफ समरी, छोटे में नटशेल में किसी चीज को बताना। सिनोनिम होता है समरी, ओवरव्यू या आउटलाइन। एग्जांपल के तौर पर, कैन यू गिव मी अ रन डाउन ऑफ द मीटिंग्स मेन पॉइंट्स, कि मीटिंग में जो जो मेन पॉइंट्स हुए उसका क्या आप मुझे एक समरी बता सकते हैं, तो उसको रन डाउन ऑफ बोला जाता है। ठीक है, रन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को यूज कर करके खत्म कर दो, जब आपके पास किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए तो उसको रन आउट ऑफ कहते हैं। सिनोनिम है एग्जॉस्ट, डिप्लीट या यूज अप, जिसका मतलब होता है किसी चीज की शॉर्टेज हो जाना, कोई चीज खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो यहां अगर हम सवाल को देखें तो देखो क्या लिखा हुआ था कि जो पुराने जो गरीब लोग हैं उनको ब्रीफ दिया गया फूड सप्लाईज का। ब्रीफ दिया गया, कोई मीटिंग थी क्या फूड सप्लाईज? नहीं, वो शायद ये कहना चाहते कि फूड सप्लाईज की कमी हो गई थी लॉकडाउन के दौरान, इसका सेंस ज्यादा बन रहा है। तो अगर भैया फूड सप्लाईज की कमी हो गई थी तो रन डाउन ऑफ नहीं, रन आउट ऑफ होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू मीट हर। लिखा यू मस्ट बी केयरफुल, मतलब आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए किसके बारे में, अबाउट व्हाट यू से, कि आप क्या कहते हो उसके बारे में। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, आप जो भी कहते हो उसके बारे में आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। एज यू मीट हर, जैसे तुम उससे मिलते हो, जैसे तुम उससे मिलते हो या जब तुम उससे मिलते हो। आप किसी एक टाइम की बात करना चाह रहे हैं, तो जब आप टाइम की बात करना चाह रहे हैं तो एज क्यों यूज करेंगे, व्हेन यूज होगा ना, तो कॉमन सेंस का एरर है कि यू मस्ट बी केयरफुल व्हाट यू से व्हेन यू मीट हर। जब आप उनसे मिलोगे आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आप क्या बोलोगे, तो आंसर क्या होगा, व्हेन यू मीट हर। कहां चला गया भाई, कहां गया एरर, दिख नहीं रहा। अच्छा, ए नंबर में, उम्र हो गई है, दिख कम रहा है मुझे। 119, द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। जो इंसान है, जो व्यक्ति है, मैन उसके लिए यूज किया गया, प्लेड वर्ब का दूसरा फॉर्म है। ठीक है, फ्लूट मतलब बांसुरी, ये उसका ऑब्जेक्ट था, एंड कंजंक्शन है। लेड वर्ब का दूसरा फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका आज की वीडियो में, लेड का पास्ट लेड, लीड का पास्ट लेड होता है। ठीक है, तो ये V2 है, इसका मतलब अभी भी इसका सब्जेक्ट कौन है, द मैन। द मैन के लिए 2 वर्ब यूज किया गया है, वर्ब नंबर 1 ये है
और वर्ब नंबर 2 ये है जिसको एंड से जोड़ा गया है, ठीक है। लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन, और उसने जितने भी चूहे थे, उस आदमी ने फ्लूट बजाया और जितने भी चूहे थे उनको शहर से बाहर लेकर चला गया। लिखा हुआ है ऑल द माउस। जरा ध्यान से समझना, क्या ये बात मैंने आपको नहीं बताई, शायद आज की वीडियो में बताई है कि ऑल के बाद जो भी नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। अगर नाउन प्लूरल होता है तो क्या माउस प्लूरल है? माउस का मतलब तो एक चूहा होता है, तो इसको प्लूरल कर दे, क्या बना देंगे? माउसेस। गलत है। माउस का प्लूरल माइस होता है, माउसेस नहीं। एसएससी का इसमें सवाल पूछने का बस यही एक रीजन था कि वो ये चेक करना चाहता था कि आपको पता है माउस का प्लूरल या नहीं। माउस का प्लूरल माइस होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनका प्लूरल एस या ईएस लगा के नहीं बनता। मैंने एक लिस्ट यहां पे दे रखी है, पीडीएफ आपके पास होगा, आप एक बार पढ़ लेना इसको। जिसमें से बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। मैन का मैन होता है, वुमेन का विमेन होता है, फूट का फिट होता है, टूथ का टिथ होता है, माउस का माइस होता है, हमारा सवाल आज यहीं से पूछा गया है। लाउस का लीस होता है, क्राइसिस का क्राइसिस होता है, थेसिस का थेसिस होता है, कैक्टस का कैक्टाई, फोकस का फोकाई, इंडेक्स का इंडिसेस, एक्सिस का एक्सेस, मीडियम का मीडिया, क्रिटेरियन का क्रिटेरिया इंपॉर्टेंट है, डेटम का डेटा, फॉर्मूला का फॉर्मूली या फॉर्मूलाज, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, रेडियस का रेडियाई, अपेंडिक्स का अपेंडिसेस। ये सारे के सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे एसएससी बहुत बार सवाल पूछती है, जिनका प्लूरल एस या ईएस लगा के नहीं बनता, डिफरेंट बनता है, ठीक है। पीडीएफ मैंने दे दिया है, इस पीडीएफ को अगर आप 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। इसमें से जो जरूरी वाले हैं वही मैंने लिखे हैं, ऐसे है तो बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 120 पे पढ़ेंगे। लिखा है द टायर्ड एंड वेक्स्ड। वेक्स्ड का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड, चिढ़ा हुआ, इरिटेटेड भी कहते हैं। लिखा है कि द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स, सब्जेक्ट क्या है यहां का? ट्रेवलर्स है। टायर्ड एंड वेक्स्ड उसके लिए एडजेक्टिव आया था, तो लिखा हुआ है कि ऐसे ट्रेवलर्स, कौन से ट्रेवलर्स? जो थके हुए बहुत चिड़चिड़े हैं। सो द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट। वेटिंग यहां का वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, उसके लिए ऑब्जेक्ट द एयरपोर्ट आया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर प्रीपोजिशन है, उसके आगे टाइम, एट अ लॉन्ग टाइम फ्रेज लगा हुआ है नाउन का। इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ट्रेवलर्स और उसके लिए वर्ब आया है वेटिंग। ये तो वही बात हो गया कि मैं कह रहा हूं कि आई टीचिंग, बोलो सही है क्या? नहीं है ना। ये बात मैंने पहले भी बताई है, दोबारा बता रहा हूं, फिर से सुनो। किसी भी सेंटेंस में अगर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे तो इसके साथ कभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, राइट। लेकिन कहीं पे भी अगर आप वर्ब का तीसरा फॉर्म या वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसके बिना कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब पॉसिबल नहीं है सेंटेंस में, राइट। विच सिंपली मीन्स अगर हम किसी सेंटेंस में V4 यूज करना चाहते हैं तो हमें उसके आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यह क्या लिखा हुआ था? द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स वेटिंग। वेटिंग नहीं होगा। आप अगर इसको पास्ट में रखना चाहते हैं तो आर वेटिंग बोलो, सॉरी वर वेटिंग बोलो। प्रेजेंट में रखना चाहते हैं आर वेटिंग बोलो। लेकिन सेंटेंस पे देखना फॉर लिखा हुआ है। क्या ये रूल मैंने पहले आपको नहीं बताया है कि किसी भी सेंटेंस में अगर फॉर या सिंस हो और उसके बाद कोई टाइम हो तो इसके प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे अगर हम सुधारेंगे तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप ये लिखो द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स हैव बीन वेटिंग या हैड बीन वेटिंग, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया है। आपके लिए यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें थी। पहला, ये कोई भी V3 या V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता, और दूसरा, अगर कहीं फॉर या सिंस लगा के टाइम दिया हुआ हो तो हमेशा उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखने की कोशिश कीजिएगा इफ पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121। वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विथ द प्रेजेंट सिचुएशन। हमें जरूर प्लान करना चाहिए कि हम कैसे प्रेजेंट सिचुएशन से कोप कर सकते हैं, ठीक। लिखा वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा आपने। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? ऐसे टाइप के सेंटेंसेस जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट इंटरोगेटिव हम लोग उसको कहते हैं जिसके एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, जिसमें आप कोई सवाल पूछते हो। जबकि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव वो होता है जिसका स्ट्रक्चर आपको इंटरोगेटिव जैसा लगेगा पर उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। नॉर्मली ये इनडायरेक्ट क्लॉज होगा, जिसका मतलब है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में हमेशा दो क्लॉज होंगे, ये कोई सब क्लॉज होगा, ठीक है। ये तो
मैं बहुत थियोरेटिकल बात बता रहा हूं, एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। एंड दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू नो वेयर आई वॉज गोइंग, सॉरी, वेयर आई वॉज गोइंग। ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, क्या आपको दिख रहा है कि इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है और उसी क्लॉज में सवाल पूछा गया? तो ये एक डायरेक्ट इंटरोगेटिव का एग्जांपल है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में दो दो क्लॉज है, एक तो है आई वॉज गोइंग और दूसरा ही वॉन्टेड टू नो। ये वेयर जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो चीजों को जोड़ रहा है। अब अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे, ही वॉन्टेड टू नो वेयर आई वॉज गोइंग, अब जिनको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता उनको लगेगा इसमें भी तो सवाल पूछा गया कि वेयर आई वॉज गोइंग, लेकिन बच्चे ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है, यहां कोई सवाल नहीं पूछा गया। आप एक फैक्ट बता रहे हो कि वो जानना चाहता था कि मैं कहां जा रहा था, ये नहीं पूछा गया आपसे कहां जा रहे थे, आपसे ये बोला जा रहा है कि वो जानना चाह रहा था कि मैं कहां जा रहा था। इसका मतलब आप एक फैक्ट बता रहे हो, आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे, इसलिए इसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप होता है। अब आप बोलेंगे कि सर इसका हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। समझना, जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट इंटरोगेटिव में लिखते हो, या आसान भाषा में अगर बोलूं तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा होता है पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट। जबकि अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस लिखना चाहते हैं जिसमें फुल स्टॉप लगा रहे हो, तो हमेशा उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये आपने नैरेशन में पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। आ जाओ और एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं कह रहा हूं कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। अब आप अपने दिमाग में सोचो और जरूर बोलना, भी डायरेक्ट लग रहा है इनडायरेक्ट लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। ही आस्क्ड मी हाउ ही कुड हेल्प अस। ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? आपको अब देख के पता चल रहा होगा, इसमें दो क्लॉज है, दो क्लॉज में साथ ही साथ में आपको यह भी लग रहा होगा कि ये एक फैक्ट बताया जा रहा है कि उसने मुझसे कभी पूछा था कि वो हमारी मदद कैसे कर सकता था। इसका मतलब ये वाला जो है ये इनडायरेक्ट है और ये वाला जो है ये डायरेक्ट है। अभी मैंने क्या बोला, दोबारा दोहराऊंगा। डायरेक्ट में पहले वर्ब आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। यहां देखो, आई कैन वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, ही आस्क्ड मी हाउ ही सब्जेक्ट है, कुड वर्ब है। जिसका मतलब है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना था उसमें हमने वर्ब को पहले लिखा, सब्जेक्ट को बाद में लिखा। जिसमें हमें फुल स्टॉप लगाना था उसमें हमने सब्जेक्ट को पहले लिखा और वर्ब को बाद में। आ जाओ वापस इधर, लिखा वेयर आर यू गोइंग। आर क्या है भैया, वर्ब है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। पहले हमने वर्ब लिखा, बाद में हमने सब्जेक्ट लिखा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ही वॉन्टेड टू नो वेयर आई वॉज। आई क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज क्या है, वर्ब है। हमने क्या लिखा है, हमने फुल स्टॉप लिखा है। यहां से तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हम किसी सेंटेंस पर फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव लिखना चाहते हैं, तो पहले सब्जेक्ट आएगा बाद में वर्ब आएगा। जबकि अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं तो पहले वर्ब आएगा बाद में सब्जेक्ट आएगा। सवाल पे आते हैं। वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। सबसे पहला है वी मस्ट प्लान, जिसमें वी सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, प्लान उसका मेन वर्ब है। आगे हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, ये दूसरा क्लॉज है। अच्छा, इसमें भी तो एक सवाल पूछा गया कि हम कैसे पार पाए, हम कैसे परिस्थिति को देखें प्रेजेंट सिचुएशन में। पर यहां पे क्या कोई सवाल का सेंस है? नहीं, एक फैक्ट बताया जा रहा है, जिसका मतलब है ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। तो अगर भैया ये इनडायरेक्ट है तो यहां पे तो पहले वर्ब होगा और बाद में क्या होगा, बाद में सब्जेक्ट होगा। राइट, यही फॉर्म है, पहले यहां पे वर्ब है और बाद में क्या है, सब्जेक्ट है। जो कि गलत है या नहीं है, यहां पे मैंने बताया गलत है। अगर क्वेश्चन मार्क वाला होगा तो पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट, अगर फुल स्टॉप वाला होगा तो पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। इसका मतलब इसमें एरर है। एरर ये है, हाउ कैन वी नहीं होगा, हाउ वी कैन होगा। राइट, हम इसे थोड़ा चेंज करेंगे, कैन वी को वी कैन कर देंगे। उम्मीद है क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बताना, मैं और भी एग्जांपल्स देके डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। क्वेश्चन नंबर 122, जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस सी स्टम्बल्ड एंड फेल। स्टम्बल मतलब होता है लड़खड़ाना, फेल मतलब होता है गिर जाना।
तो लिखा है कि जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। अनलेस शी स्टम्बल्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म, एंड फेल वर्ब का दूसरा फॉर्म। सेंटेंस पूरा पूरा पास्ट टेंस में। ये एक कंडीशनल का एग्जाम्पल हो सकता है, एक कंडीशनल का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ था कि जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस, मतलब जोया जो है वो रेस में पहला प्राइज जीत रही थी। अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल, जब तक वो लड़खड़ाकर गिर नहीं गई। ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत है, एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है। होना क्या चाहिए था पता, ये कोशिश कर रहा था कंडीशन में रखने की, तो होना यह चाहिए था कि जोया वुड विन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस इफ शी हैड नॉट स्टम्बल्ड एंड फेल, या अनलेस भी चलेगा, अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल, होना यह चाहिए था। अभी जो इसने लिखा है ना, इसमें एरर कहां पर है पहले समझो। यहां पे सबसे पहले V2 नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस, अनलेस, ये फिट नहीं आ रहा, अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। होना यह चाहिए था कि इफ शी हैड नॉट स्टम्बल्ड एंड फेल, जोया वुड विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। अब एसएससी ने यह बोला कि इसमें एरर है। एरर यह है कि अनलेस को हटा के यहां पे इफ नॉट होगा, क्योंकि ज्यादा अच्छा वो लग रहा है, हालांकि दोनों का मीनिंग सेम होता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे भी एरर है। वॉन की जगह पे वुड विन होना चाहिए था। अगर आपको कंडीशनल में रखना तो कंडीशन का पूरा स्ट्रक्चर लगाओ ना। स्ट्रक्चर क्या है, इफ के बाद V2 लगेगा तो आगे चल के फॉर्म में वुड प्लस बेस फॉर्म लगेगा, तो यहां पे भी वुड प्लस बेस फॉर्म लगेगा, और अनलेस भी हटेगा, यहां पे इफ नॉट का सेंस ज्यादा बन रहा है। अब एसएससी ने एक ही को आंसर किया था, ठीक है। मेरे हिसाब से इन दोनों जगह पे आंसर है, क्वेश्चन चैलेंज हुआ होगा, ठीक है। आप समझ गए होगे एरर कहां कहां पे क्यों है। 123, ही लूजेस हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। देखो बहुत बार ना क्वेश्चन समझाते हुए मैं ये बोलता हूं कि आप समझ गए होगे, आपको पता होगा। उसका दो पर्पस है, मतलब उसका दो रीजन है बोलने का। पहला, तो आप में से मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कोई भी बिगिनर नहीं है, सबने रूल्स पहले पढ़े हुए हैं, आपने एग्जाम्स भी दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो मॉक्स दिए होंगे, तो आपको उतना आइडिया है क्वेश्चन का। दूसरा ये कि अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी किसी चीज को बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, जैसे कंडीशन में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो हर वीडियो में सेम चीज करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कोई अगर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है तो मैं बार बार तो रिपीट नहीं करूंगा उसको, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं, अगर आपको लगता है डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। 123, ही लूजेस हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट। देखो टेम्पर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जो स्टेट ऑफ माइंड है, राइट। मतलब आप अपना धैर्य खो देते हो, पेशेंस खो देते हो, जो दिमाग की शांति है वो खो देते हो, उसको टेम्पर कहा जाता है। आप इनमें से किसी को भी गिन सकते हैं क्या? पेशेंस को आप गिन सकते हैं? दिमाग की शांति को गिन सकते हैं? नहीं। अगर नहीं गिन सकते इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है या नहीं? अच्छा, कोई भी चीज अगर अनकाउंटेबल हो तो वो लाइफ में कभी प्लूरल हो सकता है? हो सकता है? नहीं ना, जब भी होगा सिंगुलर होगा ना। तो टेम्पर्स क्यों कह रहे हैं भाई? टेम्पर बोलो ना इसको, टेम्पर्स नहीं होगा, टेम्पर होगा, ठीक है। ही लूजेस हिज टेम्पर ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। 124 लिखा है देयर वाज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। लिखा है काफी एविडेंस थे, मतलब काफी ज्यादा हमारे पास सबूत थे उसको कन्विक्ट करने के लिए। कन्विक्ट का मतलब होता है किसी को सजा दिलाना। उसको कन्विक्ट करने के लिए किन चार्जेस पे? कि वो फेक मेडिसिन बेच रहा था। सबसे पहले ये रूल मैं पहले बता चुका हूं, मैं दोबारा आया तो मैं दोहरा दे रहा हूं। एविडेंस हमेशा अनकाउंटेबल होता है, तो कभी भी एविडेंसेस मत बोलना। अगर आप इसको प्लूरल करना चाहते हो तो आप पीस ऑफ एविडेंस बोल सकते हो, ठीक है, पर आप इसको कभी भी एविडेंसेस मत बोलना, ठीक है। ये यहां पे एरर नहीं है, एविडेंस लिखा होता है, रूल आया तो मैंने बता दिया। लिखा है देयर वाज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग। एरर मिल गया हमें, लिखो नोट डाल के, प्रीपोजिशन का एरर है। कन्विक्ट समबडी फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए किसी को सजा दिलाने को कन्विक्ट समबडी फॉर समथिंग बोला जाता है। यहां लिखा हुआ था कन्विक्ट हिम, जो कि समबडी के जगह पे आया है, ऑन सेलिंग। ऑन सेलिंग नहीं, फॉर सेलिंग होगा। आंसर है यहां पे ऑन के जगह पे फॉर होगा, राइट। देयर वाज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम फॉर सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 25, द थ्री ऑफ देम शाउटेड आउट टू ईच अदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। वो तीनों एक दूसरे पर चिल्लाए जब ट्रेन चलना शुरू हो गया। यहां पे साफ साफ लिखा है 3, जिसका मतलब यह है, क्या आपको डिफरेंस पता है ईच अदर और वन अनदर का? पता ही होगा, मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूं। ईच अदर का प्रिफरेबली इस्तेमाल दो लोगों के लिए किया जाता है,
जबकि वन अनदर का प्रिफरेबल इस्तेमाल 2 से ज्यादा लोगों के लिए किया जाता है। हम कितने लोगों से डील कर रहे हैं, कितनी की बात हुई थी, द 3 ऑफ देम। अगर हम 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पे लिखा हुआ है शाउटेड आउट एट ईच अनदर। सबसे पहले तो ईच अनदर कुछ नहीं होता, ईच अदर होता है, ठीक है। अगला यहां पे ईच अनदर नहीं होगा, उसके जगह पे वन अनदर होगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द 3 ऑफ देम शाउटेड एट वन अनदर। 126, दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटीक पीस। ये जो ज्वेलरी का बॉक्स है ये सिल्वर से बना है और एक बहुत ही एंटीक पीस है। तो लिखा है दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर। जब भी आप किसी चीज के बारे में यह कहना चाहते हैं कि कोई चीज किसी दूसरी चीज से बनी हुई हो तो हमेशा उसको मेड ऑफ कहा जाता है, ठीक है, मेड फ्रॉम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बांसुरी बजा रहे हो, आप कहते हो ये लकड़ी से बनी है ना, तो आप क्या बोलोगे, दिस फ्लूट इज मेड ऑफ वुड, नॉट मेड फ्रॉम वुड। जब आप किसी चीज के ओरिजिन की बात करते हो कि कहां से बनकर आया, किस मटेरियल से बनकर आया, तो वहां का फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है। सो मेड ऑफ सिल्वर होगा, मेड फ्रॉम सिल्वर नहीं होगा। जो मैंने बोला था कि प्रीपोजिशन के बहुत सारे फिक्स्ड वाले क्वेश्चन इसमें है, वो आप देख लो, ऑलरेडी हम 5-6 कर चुके हैं, आगे और भी आएंगे। 127, he thinks that he can get away among lying and cheating। लिखा हुआ है कि उसे ऐसा लगता है कि he can get away। get away एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है to escape, कहीं से भाग निकलना, उसको get away कहा जाता है। लिखा है he thinks that he can get away among lying and cheating, मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो बच सकता है, भाग निकल सकता है चोरी और चीटिंग के मतलब के साथ, विच मीन्स के चोरी और चीटिंग करने के बावजूद उसे ऐसा लगता है कि वो यहां से भाग के निकल सकता है। अगेन फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है, नोट करना। कहीं से कुछ करके भाग निकलने को गेट अवे विथ कहा जाता है। यहां क्या लिखा हुआ था, ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे अमंग, अमंग नहीं होगा भाई, इसके जगह पे विथ होगा। ये सब चीजें आप अगर बहुत रीडिंग करते हो तो ये सब चीजें आपकी जुबान पे बैठ जाती है। साथ ही साथ में इतनी बार ये क्वेश्चंस में आएगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस अब लिखते जाओ और रिवीजन करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 128, ही हैज shattered his neighbor's window by purpose। लिखा है कि he had shattered, ही सब्जेक्ट है, has हेल्पिंग वर्ब है, shattered भी थी, उसने बिल्कुल तोड़ के बिखेर दिया। क्या बिखेर दिया भाई, अपने नेबर के विंडो को, अपने पड़ोसी की खिड़की को, by purpose लिखा है, by purpose। देखो, जब आप किसी चीज को इंटेंशनली करते हैं, मतलब जब आप किसी चीज को जानबूझ के करते हैं ना, उसको ऑन पर्पस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे पूछती है, ठीक है। उसको ऑन पर्पस कहा जाता है, बाय पर्पस नहीं। सो यहां लिखा था he had shattered his neighbor's window by purpose, by purpose नहीं होगा, he had shattered his neighbor's window on purpose होगा। 129, the captain scored a century in a second innings। ठीक है, लिखा है द कैप्टन सब्जेक्ट है, स्कोर्ड यहां का वर्ब है, अ सेंचुरी ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें यहां पे सेकंड पढ़ने को मिला। क्या आपको याद है, आज ही के वीडियो मैंने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगेगा। इसके साथ साथ अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, तो हमेशा उसके आगे द लगेगा। यहां लिखा हुआ है अ सेकंड इनिंग्स। बोलो सही है कि गलत है? ऑब्वियसली गलत है, यहां पे अ नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, द सेकंड इनिंग्स। नेक्स्ट 130, होल कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ आवर सोल्जर्स। पूरे की पूरी जो कंट्री है उसने अपलॉड किया है, उसने तारीफ की है। अपलॉड का मतलब होता है तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। अपलॉड मीन्स टू अप्रिशिएट। पूरे की पूरी कंट्री ने अपलॉड किया है, अप्रिशिएट किया है। किसे अप्रिशिएट किया है? करेज को, साहस को। किसके करेज को? ऑफ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ आवर सोल्जर्स। एरर कहां पर है? लिखा है होल कंट्री। यार होल नहीं होता, हमेशा द होल होता है। अगर आप होल को एज एन एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं तो उसके आगे द लगता है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट का सेंस देता है। सो क्या होगा? द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड, द होल क्लास। हमेशा होल एडजेक्टिव जैसा यूज जब भी करोगे आप, वो कंप्लीट का सेंस देगा और उसके साथ हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। तो एरर है सी पार्ट में, द होल कंट्री होगा। नेक्स्ट, द गर्ल बिसाइड्स यू इन हाई हील्स इज माई यंगर सिस्टर। लिखा हुआ है कि जो लड़की तुम्हारे बगल में बैठी है, जो कि जिसने ऊंचे हील्स पहने हैं, वो मेरी छोटी बहन है। लिखा है द गर्ल बिसाइड्स यू। देखो,
बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में बहुत बार मैंने डिफरेंस बताया है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा, दोनों में मैंने बिसाइड्स लिख दिया क्या? समझना, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इंग्लिश में इन एडिशन। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बाजू में, इंग्लिश में नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट के साथ या क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी खेलता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि आई प्ले फुटबॉल डैश क्रिकेट। अब आप बताओ, बिसाइड क्रिकेट कि बिसाइड्स क्रिकेट? मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मैं फुटबॉल खेलता हूं इन एडिशन टू क्रिकेट, या मैं फुटबॉल खेलता हूं नेक्स्ट टू क्रिकेट? ऐसा तो है नहीं कि आप ये बोलो क्रिकेट के बगल में फुटबॉल खेलता हूं, आप बोलोगे क्रिकेट के अलावा फुटबॉल खेलता हूं, तो यहां पे क्या होगा? बिसाइड्स होगा। समझ पा रहे हो दोनों में अंतर? आ जाओ क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? द गर्ल बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा जो लड़की है, तुम्हारे अलावा जो लड़की है हाई हिल्स में, नहीं, तुम्हारे बगल में जो लड़की है हाई हिल्स में। तो आंसर क्या होगा? द गर्ल बिसाइड यू, क्योंकि ये पोजीशन को शो कर रहा था, वो कहां बैठी है उसको शो कर रहा था, तो इसमें क्या लगेगा? बिसाइड लगेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 पे बढ़ेंगे। आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर। लिखा हुआ है आई कैन एक्सप्लेन यू। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लिखा हुआ है आई कैन एक्सप्लेन यू, पता है इसका मतलब क्या है? कि मैं तुमको ही एक्सप्लेन कर सकता हूं। तुमको एक्सप्लेन करने वाली चीज हो, मैं तुमको ही एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये नहीं है। कहना क्या चाह रहा था? आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन, शायद ये कहना चाह रहा था कि मैं तुमको रीजन एक्सप्लेन कर सकता हूं क्यों डिले हुआ है ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में। तो आपको जिसे एक्सप्लेन करना है वो रीजन है, और जिसके सामने एक्सप्लेन करना है वो यू है। तो इसके लिए एक चीज लिख के रखो फिक्स प्रीपोजिशन में, एक्सप्लेन समथिंग टू somebody। किसी को कुछ एक्सप्लेन करना इज एक्सप्लेन समथिंग टू somebody, जिसका मतलब है आई कैन एक्सप्लेन समथिंग। किस चीज को एक्सप्लेन करना है? रीजन को। तो आई कैन एक्सप्लेन द रीजन टू यू। करेक्ट जो हमारा सीक्वेंस होगा वो होगा आई कैन एक्सप्लेन द रीजन टू यू। इस चीज को आप कॉपी पे नोट करेंगे कि एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी होता है। जिसे एक्सप्लेन करना है, जिस चीज को एक्सप्लेन करना है उसको एक्सप्लेन के ठीक बाद लिखो। जिस व्यक्ति के सामने एक्सप्लेन कर रहे हो उसको टू के बाद लिखो। सो एक्सप्लेन माई प्रॉब्लम्स टू द टीचर, एक्सप्लेन माई ग्रजेस टू माई वाइफ। इस तरीके से यूज किया जाता है इसको, ठीक है। सो एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी होगा। 33, एज सच यू नीड एनी मनी। देखो, एज सच का मतलब होता है जैसे कि, हिंदी में, ठीक है। विच मीन्स आप इसका यूज एग्जाम्पल के सेंस में करते हो कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है एज सच, पर मुझे बस ठीक नहीं लगता, कि मुझे ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे ठीक नहीं लगता। तो ये जो सेंस है ना कि मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं है, उसको एज सच बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं, इसको एग्जैक्टली लिखना चाह रहा था एक्चुअली में। एग्जैक्टली के सेंस में आप एज सच को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां क्या लिखा होता है, एज सच यू नीड एनी मनी, मतलब एग्जैक्टली यू नीड एनी मनी, जस्ट राइट टू मी, मुझे सिर्फ बताना। कोई सेंस है एग्जैक्टली यू नीड एनी मनी? शायद आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो मुझे सिर्फ लिख देना। तो अगर जब बोल रहे हो तो कंडीशनल हो गया, कंडीशनल हो गया तो इफ लगाओ ना। क्या होगा? इफ यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी, अगर आपको पैसे की जरूरत है सिर्फ मुझे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 134, आई लुक्ड हिम एट द आई एंड टोल्ड हिम ऑल आई न्यू। मैंने उसकी आंखों में देखा और हर चीज कह दिया जो मुझे पता थी। सो आई सब्जेक्ट है, लुक्ड यहां का वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। कहां देखा? आंखों में देखा। एंड टोल्ड सब्जेक्ट अभी भी आई है, आई के लिए टोल्ड आया है, पास्ट है। आई टोल्ड हिम व्हाट ऑल आई न्यू, आई के साथ V2 आया। एरर कहां पर है? क्योंकि नो एरर ऑप्शन में नहीं। फिर से नोट करना, आई लुक्ड हिम एट द आई नहीं होता, आई लुक्ड हिम इन द आई होता है। एक्चुअली जब आप अपनी गलतियां किसी के सामने एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए हम लोग जब कोलक्वली मतलब बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं कि मैंने उसकी आंखों में देखा और सारी बातें बता दी, तो उसको आई लुक्ड हिम इन द आई होता है। ये फिक्स्ड ईडियम है, लुक समबडी इन द आई, जिसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट वंस मिस्टेक, अपनी गलतियां मानना। इसको लुक समबडी इन द आई, एट द आई नहीं होता, इन द आई होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, सॉरी फिक्स्ड ईडियम है, जो जिसका मतलब होता है किसी के सामने अपनी गलती मान लेना। 135, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम यहां का सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन उसके लिए ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन आया है, मीनिंग यहां का वर्ब है। क्या मतलब होता है? द राइट टू एक्सप्रेस वंस कन्विक्शंस एंड बिलीव्स। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि एक अधिकार जिसमें आप अपनी बातों को या आप अपनी सोच को, अपनी समझ को दुनिया के सामने रख सकते हैं, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा गया है। तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मीनिंग ऑलरेडी नहीं बता चुका क्या मैं, मीनिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है। किसी भी सेंटेंस में V3 और V4 डायरेक्टली नहीं आ सकता, उसके साथ अब हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो एरर ये है कि यहां पे मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। या तो आप ये बोलो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज मीनिंग, लेकिन वो भी फिट नहीं आएगा, क्योंकि आप एक हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हो, हैबिचुअल एक्शन से ज्यादा आप एक फैक्ट की बात कर रहे हो, और फैक्ट्स हमेशा V1 या V5 में यूज किए जाते हैं। ये तो परमानेंट स्टेट है ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमेशा ही यही मतलब है कि अपनी बातों को आप ठीक से बता पाओ, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का डेफिनेशन 10 साल बाद बदल जाएगा? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये तो परमानेंट स्टेट है। परमानेंट स्टेट बताने के लिए हमेशा V1 या V5 का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट विथ माई राइट हैंड, मैं दाएं हाथों से लिखता हूं। इसको मैं V1 में क्यों लिख रहा हूं, आई राइट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक परमानेंट स्टेट है, हमेशा ऐसा ही होगा, इसलिए इस वजह से मैं बोल रहा हूं उसको V1। तो जब भी कोई सन राइजेस इन द ईस्ट, ये परमानेंट स्टेट है, इसलिए उसको V1 या V5 में लिखा जाता है। तो यहां पे क्या होगा, मीन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीन, और चूंकि फ्रीडम सिंगुलर था तो एस लगा के V5 कर दो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मींस, आंसर सही होगा। बढ़ेंगे 136 पे। लिखा, वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड। वी नोटिस्ड सब्जेक्ट है, दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल, ज्यादा करके जो शॉपर्स थे मॉल में, लुकिंग फॉर, देखो फिर से वही एरर है, लुकिंग यहां पे वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो इसके साथ हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो लगाना पड़ेगा। ऐसे तो डायरेक्टली हम लुकिंग नहीं लिख सकते, तो यहां पे देखना पास्ट था, तो यहां पे वर लगा दे, पास्ट हो जाएगा। क्या होगा, वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल वर लुकिंग फॉर पैकेट्स। चूंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका 2-3 बार, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। लिखा हुआ है कि यस्टरडे आई सर्च्ड इन एवरी माय कबर्ड फॉर द शर्ट आई कुडंट फाइंड। पिछले दिन मैंने सर्च किया अपने सारे कबर्ड को उस शर्ट के लिए जो मुझे नहीं मिली। तो लिखा है यस्टरडे आई सर्च्ड इन एवरी माय कबर्ड, एवरी माय कबर्ड। बताओ सही है कि गलत है? ऑब्वियसली गलत है। क्यों? माय का मतलब होता है मेरा, एवरी का मतलब होता है हर एक। ये दोनों के दोनों जो आप सेंटेंस में यूज करते हो मॉडिफाई करने के लिए, इन दोनों का मतलब नंबर ही तो है, पोजीशन ही तो है। ये है मेरा, ये है प्रत्येक, तो प्रत्येक मेरा कबर्ड क्या होगा? आप जो कहना चाह रहे हो वो आप ये बोलना चाह रहे हो कि हर कबर्ड को मैंने चेक किया जो कि मेरा था, तो आप क्या बोलोगे? ऑफ माइन। सही ये होगा, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, दोनों डिटरमिनर्स हैं, दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं इस्तेमाल होता, पर इस सेंस में ये दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि सेंस ही गलत हो जाएगा सेंटेंस का। या तो आप प्रत्येक बोलो या तो मेरा बोलो। मेरा प्रत्येक कबर्ड क्या होता है? मेरा प्रत्येक बच्चा क्या होगा? या तो मेरा बच्चा बोलो या तो प्रत्येक बच्चा बोलो। तो क्या होगा? यस्टरडे आई सर्च्ड इन एवरी कबर्ड ऑफ माइंड। ठीक है, इससे क्या हुआ? ये माइंड जो है ये प्रोनाउन बन गया। अब ठीक है कि मेरे जितने भी कबर्ड है उनमें से प्रत्येक को मैंने देखा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आपको पढ़ने में भी अटपटा लग रहा होगा तो एरर तो आप कर ही लेते, अभी मैंने आपको रीजन बता दिया। 138, अ पैनल हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक विद इन द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। अब पैनल सब्जेक्ट है, हैज बीन फॉर्म्ड इसके लिए वर्ब आया है, जो कि पैसिव वॉइस में था इसलिए यहां पे बिन का इस्तेमाल किया गया है। पैनल सिंगुलर होता है तो उसके लिए हैज लगा हुआ है, उसके बाद V3 होगा तो फॉर्म लगा हुआ है, यहां तक कोई एरर नहीं है। टू लुक विद इन लिखा है, टू लुक विद इन क्या देखने के लिए? सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। जब आप कोई किसी चीज में इंटरोगेशन के सेंस में बोलते हो या इन्वेस्टिगेशन के सेंस में बोलते हो, तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब आता है वो आता है टू लुक इनटू। तो यहां लिखा हुआ था अ पैनल हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक विद इन द, सही क्या होगा? अ पैनल हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक इनटू द सिक्योरिटी मेजर्स। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहां पे लुक विद इन नहीं होगा, इसके जगह पे होगा लुक इनटू द सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है। 39, द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है सब्जेक्ट है यहां का गेम्स, उसके लिए वर्ब हैड आया है। ठीक है, मेन वर्ब है यहां का। द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विथ प्रीपोजिशन स्पेक्टेक्युलर कल्चरल परफॉर्मिंग्स। There is no word called performance in English.
एक्चुअली वर्ब क्या है? परफॉर्म, जिसको आप जब आईएनजी में रखना चाहते हो तो उसको परफॉर्मिंग बोलते हैं। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। आपको विथ प्रीपोजिशन के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए था जो कि एक नाउन होता है, तो नाउन यूज करो ना, आप परफॉर्मेंस बोलो ना, और प्लूरल रखना है तो परफॉर्मेंसेस बोलो। तो क्या होगा? सेरेमनी विथ स्पेक्टेक्युलर कल्चरल परफॉर्मेंसेस, नॉट परफॉर्मेंस। 140. The park was well lighted at night, but it was deserted, so it was a bit scared. बहुत अच्छा सवाल लिखा है। द पार्क वॉज वेल लाइटेड। पार्क जो है ना, वो उसमें बहुत सारी रोशनी थी, मतलब बहुत लाइट्स जले हुए थे। कब? रात में, एट नाइट। बट प्रेपोजिशन, सॉरी कंजंक्शन, इट वॉज डेजर्टेड। लेकिन वो जो पार्क था वो क्या था? वो डेजर्टेड था। अगेन इट सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, ये उसका एडजेक्टिव है। डेजर्टेड का मतलब होता है खाली, ठीक है, एम्प्टी। एक्चुअली एम्प्टी से ज्यादा अच्छा सेंस बनता है अबंडेंट का, कि उसको छोड़ दिया गया था, वहां पे कोई आता जाता नहीं था, ठीक है। सो लिखा है कि पार्क जो है ना, वो बहुत ज्यादा लाइट था पार्क में, लेकिन वो पार्क बिल्कुल खाली था, अबंडेंट था, वहां लोग आते जाते नहीं थे। सो इट वॉज अ बिट स्केयर्ड। स्केयर्ड एरर पे आता है। देखो, स्केयर्ड का इस्तेमाल ना यूजुअली लोगों के लिए किया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं डरा हुआ। तो यहां पे क्या है कि जो पार्क था उसमें बहुत रोशनी थी, लेकिन चूंकि वो पार्क छोड़ा हुआ था तो पार्क बहुत डरा हुआ था। मीनिंग ये बन रहा है कि पार्क वॉज अ बिट स्केयर्ड, जो कि गलत है। स्केयर्ड नहीं, आप ये बोलना चाह रहे थे कि पार्क डरावना था, तो उसको स्केरी बोलिए, स्केयर्ड नहीं। सो इट वॉज अ बिट स्केरी, कि वो एक थोड़ा सा डरावना था, वो थोड़ा सा स्केरी था। तो यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि स्केयर्ड एक एडजेक्टिव होता है, स्केरी एक नाउन होता है। आपसे पूछा गया था यहां क्या लगेगा, तो यहां पे भैया स्केरी लगेगा कि द पार्क वॉज वेल लाइटेड एट नाइट बट इट वॉज डेजर्टेड, कि वो जो था वो छोड़ा हुआ था। सो इट वॉज अ बिट स्केरी, ठीक है, कि वो थोड़ा डरावना था। हालांकि हालांकि इसमें एक और एरर है। जब कहीं पे बहुत अच्छी रोशनी होना, उसको वेल लाइटेड नहीं कहा जाता, उसको वेल लिट कहा जाता है, ठीक है। तो एक माइल्ड एरर ये भी है कि लाइटेड नहीं लिट होगा। हालांकि वो इसको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि मैंने मॉडर्न इंग्लिश में लाइटेड भी देखा है, ठीक है, बट जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं उसमें लिट होता है, लाइटेड नहीं होता। एनीवेज, बड़ा एरर ये था कि यहां पे स्केयर्ड नहीं होगा, उसकी जगह पे स्केरी होगा। स्केयर्ड मतलब इंसान डरा हुआ है। 141. ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये सारे लड़के कॉलेज आए हैं बिना इंग्लिश की थोड़ी भी जानकारी के लिए। क्या ये बात मैंने पहले आपको सिखाई है? शायद आज के वीडियो में ही सिखाया है कि फ्यू का इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल के लिए किया जाता है और लिटिल का इस्तेमाल हमेशा अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। क्या ये बात मैंने पहले आपको सिखाया है? मैंने तब आपको यह भी बताया था कि अगर लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के लिए करते हैं तो इसका सेंस होता है ना के बराबर, एकदम नेग्लिजिबल। अगर हम इसके आगे ए लगा देंगे अ लिटिल, तो उसका मतलब हो जाएगा सेटिस्फैक्टरी। मैंने बताया है पहले आपको। लिखा है ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज। अब क्या नॉलेज काउंटेबल है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे इंग्लिश का 8 नॉलेज है या 12 नॉलेज है? नहीं ना, इसका मतलब नॉलेज तो अनकाउंटेबल चीज है। अगर ये अनकाउंटेबल चीज है तो इसके साथ आप फ्यू कैसे लगा रहे हो? तो एरर है या नहीं है? बिल्कुल एरर है। अब क्या लगा सकते हो? अब देखो, विदाउट लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी बोल सकते हैं, विदाउट, चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी बोल सकते हैं, दोनों लग सकता है। आप आंसर ए को करोगे। 142. द वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड इन मुंबई एट अ लेट डेट। जो वेडिंग रिसेप्शन है वो मुंबई में होस्ट किया जाएगा। ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि रिसेप्शन किसी को होस्ट नहीं कर रहा, रिसेप्शन को होस्ट किया जा रहा है, इसलिए यहां पे आपको मॉडल प्लस B+B3 दिखेगा। द वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड, कहां होस्ट होगा? इन मुंबई, मुंबई में, एट अ लेट डेट। लिखा है एट अ लेट डेट। लेट डेट कुछ नहीं होता, शायद ये कहना चाह रहा था कि बाद में, तो उसको एट अ लेटर डेट कहा जाता है। लेटर डेट का मतलब होता है जब कुछ पोस्टपोन होकर आगे बढ़ जाए ना, तो उसको लेटर डेट कहते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी, वहां पे लेटर डेट होगा, लेट डेट डे। 143. द ओल्ड वुमन इन अवर लोकेलिटी इज नोइंग फॉर हर हॉट टेम्पर। जो औरत है ना हमारी लोकेलिटी की, वो जानती है उनके हॉट टेम्पर के लिए। सबसे पहला एरर तो आपको यह मिल गया होगा कि नो का नोइंग नहीं होगा। ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं, स्टेट बताया जा रहा है, तो नो का नोइंग नहीं होगा, तो एरर तो पक्का यहां पर है। अब सवाल है होगा क्या? तो आप ये देखो कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। ये महिला किन्हीं को जानती है,
या इनको जाना जाता है। यहां पे आगे लिखा होता फॉर हर हॉट टेम्पर, उनके हॉट टेम्पर के लिए। एक तो हर बोला जा रहा है जिसका मतलब वुमन की बात कर रहे हैं, दूसरा फॉर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब इसी औरत को जाना जाता है। तो अगर ये महिला किन्हीं को जानती है तो वो एक्टिव होता। इन महिला को जाना जाता है, इसका मतलब जानने का एक्शन इन्हीं के ऊपर हो रहा है, तो पैसिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस है तब तो आंख बंद करके V3 होगा, जिसका मतलब क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। तो क्या होगा, द ओल्ड वुमन ऑफ आवर इन आवर लोकेलिटी इज नोन फॉर हर, नॉट नोइंग फॉर हर। 144 people with full time sedentary jobs। sedentary का मतलब होता है एक ऐसा जॉब जिसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैठे रहें कुर्सी पर। तो लिखा है कि पीपल विथ फुल टाइम सेडेंटरी जॉब्स, ऐसे लोग जो कि फुल टाइम सेडेंटरी जॉब्स करते हैं, हु कम्यूटिंग लॉन्ग डिस्टेंस। एरर मिला, फिर से वही वाली बात है भाई कि कम्यूटिंग आप कह रहे हो जो कि वर्ब का चौथा फॉर्म है। अगर ये वर्ब का चौथा फॉर्म है तो इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही होगा हमें, अकेले हम कम्यूटिंग तो नहीं लगा सकते। तो क्या होगा, पीपल विथ फुल टाइम सेडेंटरी जॉब्स हु आर कम्यूटिंग बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम मुझे आगे मे हैव दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने यहां आर लगा दिया कि फुल टाइम सेडेंटरी जॉब्स वाले जो लोग हैं जो हमेशा कम्यूट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस, उनको स्लीप की प्रॉब्लम आती है। और अच्छा रहेगा आप अगर आर कम्यूटिंग को हटा के कम्यूट कर दो इसको। क्यों ऐसा, क्योंकि आप एक परमानेंट एक्शन की बात कर रहे हो, क्योंकि ये जो लोग हैं ये एक दो बार लंबा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, ये बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए और हमेशा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इनका हैबिचुअल एक्शन है, तो वहां पे V1 ज्यादा सटीक आएगा, तो होगा हु कम्यूट लॉन्ग डिस्टेंसेस। 145 दे हैड टू वेट फॉर देयर लगेजेस। ये वाला क्वेश्चन भाई कितनी बार आया है, समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है। लगेजेस कभी प्लूरल नहीं होता, हमेशा हम लोग लगेज को यूज करते हैं, मतलब लगेज का लगेजेस नहीं हो सकता। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो जो एकदम ऑब्वियस एरर है उसमें मैं अलग अलग सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है और अब आपको दिख जाना चाहिए ये सब चीज। मैंने एक नोट डाल दिया है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो एसएससी बहुत बार पूछती है। तो लगेज है, बैगेज है, न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, फर्नीचर है, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, नॉलेज, ब्रेड, होमवर्क, मनी, है, करेज, मशीनरी, क्लोथिंग, सॉल्ट, टी, जूस। अभी मैंने एविडेंस भी बताया है आज ही के क्लास में कि इनके आगे SAIS लगा के हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते, ये जब भी यूज होंगे हमेशा सिंगुलर यूज होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 वी वर बिजी एट द वर्क एंड वेंट फॉर लंच ओनली एट 2:30 PM। लिखा हुआ है कि वी वर बिजी एट द वर्क। अब एक बात बताओ, क्या आप किसी खास काम में बिजी थे? क्या यहां पे यह जिक्र किया गया किसी खास काम में बिजी होना? नहीं। एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है काम में व्यस्त होना, जिसको बोलते हैं बिजी एट वर्क। ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, आपको बहुत जगह पे दिख जाएगा। जब आप किसी चीज में व्यस्त होते हो, काम में व्यस्त होते हो, उसको बिजी एट वर्क कहा जाता है। आप जब भी किसी का कॉन्वर्सेशन देखोगे तो क्या बोलोगे कि उसको बुलाया नहीं, ही वाज बिजी एट वर्क, मतलब वो काम में बिजी था। यहां पे ये एट वर्क जो है ना, ये काम के लिए भी हो रहा है और ऑफिस के लिए भी हो रहा है। अगर कोई ऑफिस में भी बिजी है ना तो उसको बिजी एट वर्क ही कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एट द वर्क नहीं होगा, एट वर्क होगा, फिक्स्ड है ये। 147 दो शी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम शी कुडंट डू दैट आउट इन फियर। लिखा हुआ है कि जबकि वो काम जो है वो फिनिश कर सकती थी समय पर, वो नहीं कर पाए, शी कुड नॉट डू दैट, वो नहीं कर पाए उसे, आउट इन फियर, डर में नहीं, किसी चीज को आप ना कर पाओ डर से, उसको आउट ऑफ फियर कहते हैं। ये तो यार आपने बचपन से फियर फैक्टर और बियर ग्रिल्स देखकर सीखा ही होगा, आउट ऑफ फियर जिसका मतलब होता है डर से, कि मैं ये काम कर सकता था, आउट ऑफ फियर मैं नहीं कर पाया, जिसका मतलब है डर से मैं नहीं कर पाया, सो उसको आउट ऑफ फियर कहते हैं। अगेन फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन। 148 Thomas is a man of word who have been paying back the borrowed money in installments। लिखा है कि थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत इंटीग्रिटी रखता हो, फुल ऑफ इंटीग्रिटी, कि उसने जो बोला वो करेगा, बेईमान नहीं है, बहुत ईमानदार है, उसको मैन ऑफ वर्ड कहा जाता है। तो लिखा है कि थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड, मतलब थॉमस एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। हु हैव बीन पेइंग। अच्छा एक बात बताना, ये हु किसके लिए आ रहा था? आगे सेंटेंस में लिखा हुआ हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, जो इंस्टॉलमेंट्स पे पैसा वापस कर रहा है, कौन कर रहा है? ऑब्वियसली थॉमस के बारे में बात हो रही है। हम थॉमस को ईमानदार बोल रहे हैं और आगे बता रहे ईमानदार क्यों है वो। इसका मतलब ये हु का एंटीसीडेंट कौन होगा? हु किसके लिए आ रहा है? थॉमस के लिए आ रहा है। अच्छा जब ये थॉमस के लिए आ रहा है तो थॉमस सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हैव होगा भाई कि हैज होगा? ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। फिर आपको सिर्फ इतना समझना था कि हु किसके लिए आ रहा है,
अगर आप ये समझ गए कि हु थॉमस के लिए आ रहा है, फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया कि हैव नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या होगा, हैज होगा, थॉमस सिंगुलर होता है। 149, इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर। लिखा है कि ये बहुत मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है टू कंक्लूड, मेक आउट का मतलब होता है टू कंक्लूड, आइडिया लगाना, पता लगाना, कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। क्या पता लगाना, दैट दे आर ट्विंस, कि वो लोग दोनों जुड़वा है, बिकॉज, क्यों, कंजंक्शन है, दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते हैं। एक नोट डालो और लिखो, उसमें लिखो रिजेंबल इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका दो मतलब निकला, पहला प्रेपोजिशन नहीं आएगा इसके बदले, इसके इमीडिएट बाद। दूसरा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमें रिजेंबल के बाद चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा था बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर, ये गलत हो गया, यहां टू नहीं लगेगा, चूंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आपको बताना पड़ेगा कि वो किसके जैसा दिखता है, जिसका मतलब है रिजेंबल ईच अदर होगा, रिजेंबल टू ईच अदर नहीं होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने पिता की तरह दिखता है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा कि ही रिजेंबल्स हिज फादर। मैं ये नहीं लिख सकता कि ही रिजेंबल्स टू हिज फादर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हमें ऑब्जेक्ट इमीडिएट बात चाहिए होगा, हमें प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते वहां पर, राइट। तो रिजेंबल्स के बाद कभी भी टू नहीं आएगा। अब इसको बहुत सारे किताबों में रटवाया गया कि रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों नहीं आता है। 150, सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया, लिखा हुआ है सम ऑफ द इश्यूज, सम ऑफ तो यार फिक्स्ड फ्रेज होता है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, इश्यूज, सम ऑफ द इश्यूज, ये डिस्कस्ड ऑन द मीडिया। आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक रिलेटिव क्लॉज है, अब तो पहचान गए हो गए आप कि किन इश्यूज के बारे में बात हो रही है, वो इश्यूज जो कि मीडिया में डिस्कस किए गए। तो एक्चुअली क्या था, सम ऑफ द इश्यूज विच आर डिस्कस्ड ऑन द मीडिया, पर विच आर अंडरस्टूड इसलिए लिखा नहीं गया है। ये क्या है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, इससे हमारा ज्यादा लेना देना नहीं, ठीक है। तो क्या है, सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया नाउअडेज, आजकल जो मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं, हैज नो रिलेवेंस टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, उनका नेशन बिल्डिंग प्रोसेस से कुछ लेना देना नहीं है। तो लिखा है सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया नाउअडेज हैज। अब जल्दी से मुझे बता दो कि ये जो हैज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन होगा, क्या मीडिया हो सकता है, नहीं, मीडिया तो ऑब्जेक्ट है किसका, ऑन प्रीपोजिशन का। डिस्कस्ड तो ऑलरेडी वर्ब था, जो विच आर डिस्कस्ड वाला पार्ट था, मैंने बता दिया, फिर तो एक ही सब्जेक्ट बच रहा है, इश्यूज। दूसरा, हम बात कर रहे हैं कि उनका नेशन बिल्डिंग प्रोसेस से कुछ लेना देना नहीं, किनका, इश्यूज का। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इश्यूज होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जब हमारा सब्जेक्ट इश्यूज होगा तो ये वाला प्लूरल है या नहीं है, अगर ये वाला प्लूरल है तो यहां पे प्लूरल होगा या नहीं होगा, तो हैज होना चाहिए कि हैव होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो भैया हैव होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, हैज को हटा के हैव। क्लियर है। 151, द मॉडर्न मैन इज बिजी, जो मॉडर्न मैन है वो बिजी है, मैन यहां का सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, बिजी उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कि मैन क्या है, मैन बिजी है, किसमें बिजी है, अक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ, लिखा हुआ है कि वो किसमें बिजी है, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने में, एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट, और वो तरीके निकालने में जिससे वो उनको इन्वेस्ट कर सकता है। तो बिजी के बाद दो जिरेंट का फॉर्म था, पहला जिरेंट का फॉर्म ये था, दूसरा जिरेंट का फॉर्म ये था, दोनों किससे जुड़ा हुआ था, कंजंक्शन एंड से। तो लिखा हुआ द मॉडर्न मैन इज बिजी अक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ, जो मॉडर्न मैन है वो बिजी है ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जमा करने में, एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट, और डिजाइन करने में उन रास्तों को जिससे वो खर्च कर सकता है, इन इन्वेस्टेड इन मोर, कहां इन्वेस्ट करने में, इन मोर सेंस प्लेजर्स। सेंस प्लेजर्स कुछ नहीं होता भाई, शायद ये कहना चाह रहा था कि हमारे शरीर को सुख देने वाले जो प्लेजर होते हैं हमारे सेंसेस के, उनको सुख कैसे दिया जाए उसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसको सेंसुअल प्लेजर्स कहते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग का एरर था, कोई ग्रामर नहीं था। सेंस प्लेजर्स नहीं होता, सेंसुअल प्लेजर्स होता है। कौन सा वर्ड यूज करना है उसके ऊपर एरर है, ठीक है। तो जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको शारीरिक सुख मिले, तो उसको सेंसुअल प्लेजर्स कहते हैं, सेंस प्लेजर्स नहीं। 52, दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, लिखा हुआ है कि दीपा जो है वो धीरे धीरे करके रोड में आगे बढ़ी बिना किसी की ओर देखे। फिर से, लुक एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, सॉरी,
लुक एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, माफ कीजिएगा गलती से ट्रांजिटिव बोल गया, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि लुक के इमीडिएट बाद हम कोई नाउन नहीं लगा सकते, वरना ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जबकि ये तो ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है, तो हमें कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, लुक मी या लुक एट मी। ऑब्वियसली हमेशा कहते हैं लुक एट मी, कभी सोचा क्यों बोलते हैं? अब हमें ये सब चीजें पता तो होती है, पर रीजन किसी को नहीं पता क्यों बोलते हैं ऐसा। इसलिए बोलते हैं क्योंकि लुक के बाद अगर हम मी लिखेंगे ना, तो लुक एक वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जबकि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, जिसका मतलब ये है कि हम इसके बाद डायरेक्टली मी नहीं लिख सकते। अगर आपको इसको ऑब्जेक्ट ही बनाना है तो बीच में एक प्रीपोजिशन डाल दो, फायदा क्या होगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये मी हो जाएगा। इसी वजह से लुक एट बोला जाता है। तो यहां क्या लिखा हुआ था, दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी नहीं, लुकिंग एट एनीबडी। 153, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखो ये वाला रूल भी एसएससी बहुत बार पूछती है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए और वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो देखो लिखा हुआ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लूरल में है या नहीं है, बिल्कुल है। ऑफ अ साइंटिस्ट, ऑफ के बाद ये उसका ऑब्जेक्ट होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट इज दैट, ये इज किसके लिए आ रहा है, यही वन ऑफ के लिए इज आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो कोई एरर नहीं है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट हिज डिस्कवरीज, यहां पे हिज सिंगुलर में क्यों यूज किया गया, क्योंकि वन ऑफ के बाद का प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। सो हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड, उनके जो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाए टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, कि देश की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो क्या कह रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक साइंटिस्ट की यह है कि जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस वो कर रहे हैं उनका इस्तेमाल कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में हो। तो आर यूटिलाइज्ड टू द नहीं, आर यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट होगा। आप जब डेवलपमेंट की बात करते हो, किसी के लिए इस्तेमाल करना है, तो वहां पे आप फॉर का इस्तेमाल करो, तो क्या हो जाएगा, आर यूज्ड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। 154, दोज हु आर लेट, हु और लेट यहां पर रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। हु किसके लिए आ रहा है, दोज के लिए आ रहा है, इसके लिए प्लूरल यूज किया गया है आर। तो अभी तक हमारा सब्जेक्ट क्या है, दोज, तो है दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। लिखा हुआ है दोज हु आर लेट, वो लोग जो लेट है। अच्छा, ये तो एक रिलेटिव क्लॉज था, मैं बार बार कहता हूं रिलेटिव क्लॉज वो होता है जिसको लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दोज हु आर लेट, कौन, जो लेट है, चलो लेट है को मारो गोली। लिखा है दोज विल नॉट बी अलाउड, दोज दे विल नॉट बी अलाउड। अब बताओ सेंटेंस सही है क्या, कोई सेंस बन रहा है इसका? आप दोज और दे साथ में क्यों यूज करोगे, दोनों तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब यह है या तो आप दोज यूज करो या तो आप दे यूज करो। सो आप बोलोगे दे विल नॉट बी अलाउड या दोज विल नॉट बी अलाउड, यही दोनों में से कुछ एक बोलोगे, तो दोज और दे तो साथ में नहीं बोलोगे। इसका मतलब एरर कहां पर होगा, यहां से आप दे को हटा दो, क्या होगा, दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड। यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। 155, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी। वी यहां का सब्जेक्ट है, हैड यहां का वर्ब है, मेन वर्ब है। वी हैड व्हाट, अ लॉन्ग डिस्कशन, एट प्रीपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट है। एरर हमें मिल गया है, एट अ कप ऑफ कॉफी। देखो जब भी आप चाय पे चर्चा, कॉफी पे चर्चा, ऐसी बातें करते हो ना, उसको ओवर अ कप ऑफ कॉफी कहा जाता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, नोट कर लेना। कप के ऊपर, सर कप के ऊपर नहीं, कॉफी के ऊपर, मतलब आप कॉफी पी रहे हो, बैठ के डिस्कशन कर रहे हो ना, उसको ओवर अ कप ऑफ कॉफी कहा जाता है, नॉट एट अ कप ऑफ कॉफी। 156, द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल। लिखा है द बोथ चिल्ड्रन, पढ़ने में पता लग रहा होगा आपको, बिल्कुल लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि बोथ के आगे द नहीं लगता। या तो आप इसको बोलो सिंपली बोथ चिल्ड्रन, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, या तो आप इसको बोलो बोथ द चिल्ड्रन, ठीक है। पर किसी भी हिसाब से द बोथ चिल्ड्रन नहीं होगा। अगर बोथ चिल्ड्रन बोलोगे तो इसका मतलब होगा दोनों बच्चे, बोथ द चिल्ड्रन होगा इसका मतलब होगा किसी खास बच्चों के बारे में आप बात करो जिनका जिक्र पहले किया गया था, मतलब डेफिनेट आर्टिकल आपने इसके आगे लगा दिया, जैसे द काम करता है नेचुरली, आप उस तरीके से लगा सकते हो। इस केस में द बोथ एरर है, ठीक है, आप इसको बोथ चिल्ड्रन बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 157, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। लिखा हुआ है कि जितने भी इंप्लॉइज हैं, ऑल एम्प्लॉइज कहां के, ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री, ऑफ प्रीपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट, डिफर फ्रॉम देयर बॉस, डिफर क्या है यहां का वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट क्या है, देयर बॉस, ऑन प्रीपोजिशन मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, अलग अलग हमने कर लिया है। अब देखो एरर कहां पर है, लिखा है द एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम, मैं कह रहा हूं कि आई डिफर
डिफर फ्रॉम एन इंग्लिश, मैं एक अंग्रेज से अलग दिखता हूं। जब आप डिफर फ्रॉम बोलते हो, आप यह कहना चाहते हो कि फिजिकल अपीयरेंसेस में आप किसी से अलग दिखते हो। तो यहां लिखा होता ऑल इंप्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस, मतलब जितने भी इंप्लॉइज हैं नेशनल शुगर फैक्ट्री के, वो सारे के सारे अपने बॉस से अलग दिखते हैं मेडिकल और पेंशन पॉलिसी में। नहीं नहीं नहीं, आप शायद ये कहना चाह रहे थे कि जितने भी इंप्लॉइज हैं नेशनल शुगर फैक्ट्री के, वो अग्री नहीं करते अपने बॉस से जहां मेडिकल और पेंशन पॉलिसी की बात होती है। तो अगर अग्री नहीं करते तो उसको डिफर विथ कहा जाता है कि आई डिफर विथ यू, नॉट आई डिफर फ्रॉम यू। डिफर फ्रॉम का मतलब होता है दिखने में अलग हो। आपका अगर अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है किसी पॉइंट को लेकर, उसको डिफर विथ कहा जाता है, डिफर फ्रॉम नहीं। तो आंसर क्या होगा? डिफर विथ। फ्रॉम के जगह पे क्या होगा? विथ। 158, ही मैरिड टू अ रिच हेiress लास्ट ईयर। ये मैंने पहले बताया है पर इंपॉर्टेंट है तो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैरिड या मैरी अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, ना टू लेगा ना विथ लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही मैरिड रिचा, उसने रिचा से शादी की। लेकिन जब आप इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर देते हो तो याद रखना कि मैरिड के बाद टू का इस्तेमाल होता है। अगर सेंटेंस पैसिव हो तो मैरिड के बाद टू का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिचा इज मैरिड टू हिम। इन दोनों केसेस में कहीं पे भी विथ का कोई जिक्र नहीं है। विथ सिंपली मीन्स विथ का इस्तेमाल नहीं होता। या तो आप मैरिड का मैरिड छोड़ दो, या तो फिर आप मैरिड के बाद टू लगाओ, पर किसी भी हिसाब से आप विथ नहीं लगा सकते उसके साथ। ठीक है, पैसिव रहेगा तो टू लगेगा, एक्टिव रहेगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, पर विथ नहीं आएगा। यहां लिखा ही मैरिड विथ, एरर है इसमें। यहां क्या होगा? ही मैरिड अ रिच हेiress लास्ट ईयर। जो कि पैसिव में नहीं था तो हम यहां पे और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। 159, एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज एफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। जब वो छोटा बच्चा था, एक छोटे बच्चे के तौर पर, जब वो छोटी बच्ची थी तो एक छोटी बच्ची के तौर पर उसे अंधेरे से डर लगता था। एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज एफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। जब आपको किसी चीज से डर लगता है ना, तो एफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल होता है, एफ्रेड फ्रॉम नहीं। ये तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। सो एफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस नहीं होता, एफ्रेड ऑफ डार्कनेस होता है। बहुत बेसिक चीज है। 160, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सुन एज पॉसिबल। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है? मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सुन एज पॉसिबल। क्या आपने पहले कभी कॉजेटिव वर्ब का नाम सुना है? मैं मानकर चल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, अब पूरा टॉपिक तो 1 घंटे का हो जाएगा, तो मैं पूरा तो डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, और आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी होगा। मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? ऐसे किस्म के वर्ब जिसमें बोलने वाला व्यक्ति काम नहीं कर रहा, वो किसी से काम करा रहा है। तो बेसिकली जो कोई एक्शन कॉज करा रहा है उसको कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर मोस्टली 5 कॉजेटिव वर्ब्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से गेट है, हैव है, मेक है, लेट है और हेल्प है। इनका इस्तेमाल बहुत बार सेंटेंस में इस तरीके से किया जाता है जिसमें यह पता चलता है कि ये कोई काम कर नहीं रहा, ये काम करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहला सवाल, आई गॉट द डॉक्यूमेंट साइंड बाय द मैनेजर। कि मैंने वो जो डॉक्यूमेंट था ना, उसको मैनेजर से साइन करवाया। इसने खुद नहीं किया, या डॉक्यूमेंट खुद साइन करने की बात नहीं हो रही है, उसने मैनेजर से साइन करवाया। शी मेड हिम क्लीन द गैरेज। उस गैराज उसने क्या किया कि उससे मजबूर किया कि वो जो गैराज है उसको क्लीन करे। अब इस महिला ने खुद गैरेज क्लीन नहीं किया, उसने किसी हिम नाम के पुरुष को, मतलब जिसके लिए कोई पुरुष होगा, उसको एड्रेस किया जा रहा है कि उससे गैरेज साफ करवाया। आई हैड माई कार रिपेयर्ड। मैंने अपना कार रिपेयर करवाया, मैंने खुद नहीं किया, मैंने करवाया। ही लेट मी यूज हिज कंप्यूटर फॉर द प्रोजेक्ट। उसने मुझे अनुमति दी कि उसने मतलब मुझसे अपना कंप्यूटर में प्रोजेक्ट करवाया। तो ये सब जगह पे ना बेसिकली काम करवाने का सेंस होता है, काम करने के लिए परमिशन देने का सेंस होता है। इन सबको कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। अब कॉजेटिव वर्ब के साथ एक खास रूल है, वो ये है कि अगर आपने गेट और हैव का इस्तेमाल किया तो इसके आगे जो भी नॉन फाइनाइट आएगा वो V3 में होना चाहिए। जबकि आपने जब मेक, लेट और हेल्प का यूज किया तो इसके बाद जो भी नॉन फाइनाइट आएगा वो बेस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से याद करो कि गेट और हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा,
जबकि मेक, लेट और हेल्प के बाद बेस फॉर्म आएगा। एग्जांपल देखो, आई गॉट किसका फॉर्म है? गेट का। आई गॉट द डॉक्यूमेंट, ध्यान देना यहां पे साइंड लिखा हुआ है, साइन नहीं या टू साइन नहीं, यहां V3 है क्योंकि गेट आया था। शी मेड मी, देखो मेक का फॉर्म है, शी मेड हिम क्लीन द गैरेज, नॉट क्लीन द गैरेज। सिमिलरली आई हैड माई कार रिपेयर्ड, नॉट रिपेयर, देखो गेट और हैव अपने साथ V3 लेता है। He let me use his computer, not he let me used his computer. She helped me solve the problem, not solve the problem. तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि बेसिकली हमारे सिलेबस में 5 पॉजिटिव वर्ब आते हैं, गेट, हैव, मेक, लेट और हेल्प, जिसमें गेट और हैव जो है ये अपने साथ पास्ट पार्टिसिपल लेता है, मेक, लेट और हेल्प जो है ये अपने साथ बेस फॉर्म लेता है। अब आपको लगेगा सर ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नया है, नया नहीं है भाई, एसएससी बहुत सालों से पूछ रही है। मैंने 5 एसएससी के क्वेश्चंस आपके लिए फाइंड आउट करके रखे हैं, आप इसमें एरर मेरे साथ साथ करते जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? शी गॉट हर कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। गॉट के बाद हमेशा V3 लगता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं फिर से, गेट के साथ, हैव के साथ V3 लगेगा, बचे हुए तीनों के साथ हमेशा बेस फॉर्म लगेगा। तो लिखा हुआ है शी गॉट हर कार रिपेयर्ड, बिल्कुल ठीक है, तो मतलब आंसर क्या होगा? नो एरर, CGL 2022 का पूछा हुआ सवाल है। आई मेड हिम टू फिनिश द वर्क, बताओ एरर है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि मेक के साथ, लेट के साथ, हेल्प के साथ बेस फॉर्म आता है। ये बेस फॉर्म है क्या? ये तो इन्फिनिटिव है, तो आंसर क्या होगा? यहां टू को हटा के फिनिश होगा। CHSL 2021 का सवाल है। ही हेल्प्ड मी टू कंप्लीट, टू कंप्लीट होगा कि कंप्लीट होगा? ऑब्वियसली कंप्लीट होगा। दे हैड देयर हाउस पेंटेड बाय अ प्रोफेशनल, हैड के बाद V3 लगता है, देखो पेंटेड लिखा हुआ है, क्या होगा? नो एरर होगा। आई लेट हिम टू बोरो नहीं होगा, बोरो होगा, MTS 2020 का सवाल है। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ये वाला क्वेश्चन नया नहीं है, एसएससी बहुत बार पूछती है, इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। बीच में आया तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको सिखा दिया। 61, द बिग शिप सैंक, जो बड़ा वाला नाव था वो डूब गया, एंड एवरीवन अब्रॉड ड्राउंड। अब्रॉड मैंने वन वर्ड में शायद आपको अब्रॉड सिखाया है। अब्रॉड का मतलब क्या होता है? अब्रॉड का मतलब होता है आउट ऑफ द कंट्री, विदेश में। तो क्या लिखा हुआ था कि जो बड़ी वाली शिप थी ना वो डूब गई और विदेश में लोग डूब गए हैं। बड़ी वाली शिप डूबी तो विदेश में कैसे डूब गए? सेंस ये था कि बड़ी वाली शिप डूब गई और जो लोग शिप में थे वो डूब गए, तो उसको अब्रॉड नहीं अबोर्ड कहा जाता है। जब जितने लोग भी शिप को अबोर्ड कर रहे हैं या फ्लाइट को अबोर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब होता है जितने लोग उससे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको अबोर्ड कहा जाता है, अब्रॉड नहीं। अगेन ये वर्ड वाला एरर है। 62, इन अबाउट 2 वीक्स आवर हॉलीडेज विल स्टार्ट। इन अबाउट 2 वीक्स समय बता रहा है कि लगभग 2 हफ्ते में। आवर हॉलीडेज सब्जेक्ट है, विल बेस फॉर्म है, उसके साथ विल मॉडल उसके साथ बेस फॉर्म है, कहीं कोई एरर नहीं। आंसर क्या होगा? नो एरर। अब ये मत बोलना सर हॉलीडे का हॉलीडेज नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई, छुट्टी को छुट्टियां नहीं बोलते कभी। 63, अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन द बीच ममलापुरम। लिखा हुआ है कि अपने मॉर्निंग वॉक के बीच में, कहां पे? ममलापुरम के बीचेस पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज सीन पिकिंग अप प्लास्टिक लिटर। लिटर का मतलब होता है गंदगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखा गया था कि वो पिक कर रहे थे लिटर, गंदगी पिक कर रहे थे, बॉटल्स पिक कर रहे थे और अदर आइटम्स पिक कर रहे थे। एरर कहां पर है? लिखा हुआ है अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक। अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक नहीं होगा। आप अगर ये कहना चाह रहे हो कि अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान, तो उसको ड्यूरिंग बोलो ना। आप तो ड्यूरेशन ही बता रहे हो ना, तो उसको ड्यूरिंग बोलो। तो क्या होगा? ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक ऑन द बीच, कि अपने मॉर्निंग वॉक के बीच के दौरान, ठीक है? मतलब अपने मॉर्निंग वॉक पे जो गए थे बीच में उसके दौरान, तो उसको ड्यूरिंग बोलो, अक्रॉस नहीं लगेगा। 164, द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ स्पेशल सर्विलेंस सेल फॉर एपिडेमिक प्रोन डिजीज एट फ्लड रेवेज्ड बिहार। लिखा हुआ गवर्नमेंट जो है ना वो सेट कर रही है एक स्पेशल सर्विलेंस सेल। गवर्नमेंट यहाँ का सब्जेक्ट था, उसके लिए इज आया था, इसके बाद V4 आ सकता है, बिल्कुल आया, ठीक है। सेटअप का मतलब होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना, यहाँ कोई एरर नहीं है। क्या सेटअप किया जा रहा है? स्पेशल सर्विलेंस, यहां भी कोई एरर नहीं है। फॉर एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस, किसके लिए? फॉर प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है डिजीजेस, उसके लिए आपका एडजेक्टिव आया है एपिडेमिक प्रोन, कि जहां पे बार बार एपिडेमिक्स हो रहे हैं। और कहा फ्लड रेवेज्ड बिहार। रेवेज्ड का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल बर्बाद कर देना, तो बिहार जो कि बर्बाद हो चुका है फ्लड से, वहां पर। तो लिखा है एट फ्लड रेवेज्ड बिहार। फ्लड रेवेज्ड को मारो गोली, क्योंकि वो एडजेक्टिव था। आप बोलो एट बिहार होगा क्या? क्या बचपन में हमें ये बात नहीं पढ़ाई गई थी कि बड़े जगह के नाम के पहले इन लगता है, छोटे जगह के नाम के पहले एट लगता है? हम जब एड्रेस बताते हैं तो भी हम इसको मेंटेन करते हैं। बिहार एक स्टेट का नाम है, हम एट बिहार थोड़ी बोलेंगे, हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात थोड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब एट बिहार नहीं होगा, इन बिहार होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर चूंकि इतना
कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, सर्विलेंस है, एपिडेमिक प्रोन है, रेवेज्ड है, आप उसी से घबरा जाएंगे, आपको एरर दिखेगा ही नहीं। इसलिए काफी अच्छा सवाल है ये वाला, एट के जगह पे इन होगा। 165 विथ फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग, लिखा है कि फूड ग्रेनरीज जो कि ओवरफ्लो हो रहे हैं, विथ प्रीपोजिशन था, ये उसका ऑब्जेक्ट है। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इज लुकिंग टू लिक्विडेट, गवर्नमेंट इस तरफ इस दिशा में बढ़ रही है कि वो लिक्विडेट करना चाहती है, वो बेचना चाहती है। लिक्विडेट का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट पैसा ले लेना, तो वो बेचना चाह रही है। किसे बेचना चाह रही है? हिज ग्रेन स्टॉक, वो अपने ग्रेन स्टॉक को बेचना चाह रही है। टू प्रिवेंट डैमेज, ताकि वो डैमेज को प्रिवेंट कर सके। मतलब क्या हुआ है कि जहां पे ग्रेन्स रखे जाते हैं, अनाज रखा जाता है, वो जगह भर चुका, अब वहां स्पेस नहीं है, तो बाहर रखेंगे तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इसको बेच के इसके अगेंस्ट में पैसा ले लेते हैं। बेसिकली यही सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है? फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन। हिज एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि ही प्रोनाउन से बनकर आया है। हम सब जानते हैं कि ही का इस्तेमाल मस्कुलिन जेंडर के लिए किया जाता है। तो अगर ही का इस्तेमाल मस्कुलिन जेंडर के लिए होता है, गवर्नमेंट क्या मस्कुलिन या फेमिनिन हो सकता है? भैया गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोग इट लगाते हैं, ही और हिज नहीं। इसका मतलब यहां पे हिज ग्रेनरीज नहीं होगा, इट्स ग्रेन स्टॉक होगा। ठीक है, तो यहां पे हिज के जगह पे क्या होना चाहिए? इट होना चाहिए, इट्स होना चाहिए, इट्स ग्रेन स्टॉक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है, बहुत ही बेसिक प्रोनाउन का एरर था। 166 वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस, लिखा है कि अब हमें पैदल चलना पड़ेगा। ध्यान देंगे यहां पे नाउ टर्म का इस्तेमाल किया गया कि अब हमें पैदल चलना पड़ेगा। क्यों पैदल चलना पड़ेगा? सिंस वी हैड मिस्ड द बस, क्योंकि हम बस मिस कर चुके थे। कोई सेंस है कि हमें अब पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि हम बस मिस कर चुके थे? नहीं, सही है कि हमें अब पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि हम बस मिस कर चुके हैं। तो सिंस वी हैव मिस्ड द बस होगा, तभी आपका टाइमलाइन फिट आएगा। अगर आप यहां पे हैड करना चाहते हो, फिर आपको इसको पास्ट V2 में रखना पड़ेगा, जहां पे आप वो बात करोगे पास्ट के दो एक्शन वाली। ठीक है, वो तो सेंस था नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पे हैव करेंगे। अगला, दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड फॉर द पब्लिक। दीज फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या है? सब्जेक्ट है। शुड नॉट हैव बीन परफेक्ट टेंस में है, उसके साथ V3 लगेगा कि शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड, इसको नहीं बताना चाहिए था। किसको नहीं बताना चाहिए था? पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं बताना चाहिए था, पब्लिक को नहीं बताना चाहिए था, पब्लिक को नहीं बताना चाहिए था। तो क्या होगा? दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक। ठीक है, नोट करना, डिस्क्लोज मतलब राज खोलना, समथिंग टू समवन होता है। इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पे टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आता है, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 168 पे आएंगे। इफ शी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, लिखा हुआ है कि अगर वो अभी निकले तो वो स्टेशन पहुंच जाएंगे टाइम पे। क्या आपको दिख रहा है कि यह सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है? क्या होता है भैया उसका स्ट्रक्चर? इफ होता है, सब्जेक्ट होता है, V2 होता है, आगे चल के सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वुड होगा, उसके बाद बेस फॉर्म होगा, और आगे चल के ऑब्जेक्ट होगा। यही फॉर्म लगता है ना। तो क्या होगा? इफ सब्जेक्ट V2। क्या यहां पे V2 यूज किया हुआ था? बिल्कुल। लीव का V2 क्या होता है? लेफ्ट होता है, तो यूज तो किया हुआ था। आगे जाके वुड प्लस V1 होगा, देखो वुड रीच लिखा हुआ है, वुड के बाद V1 होगा, वुड के बाद V1 होगा, बिल्कुल ठीक जा रहा है ना। जिसका मतलब यह है इफ शी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? नो एरर। ठीक है, आंसर क्या होगा? नो एरर, कहीं कोई एरर नहीं है। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 69 पे लिखा हुआ ही वुडंट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार। देखो अभी जस्ट मैं समझा रहा था और तुरंत सवाल मिल गया। क्या आपको ये वाला कहां गया? याद आया? लेट के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है, याद आ रहा है? आओ तो जरा सवाल पे वापस। लिखा हुआ ही वुडंट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार। ही वुडंट लेट के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है अगर ये पॉजिटिव वर्ब है तो देखो यहां लिखा हुआ था ही वुडंट लेट एनीवन टू ड्राइव। टू ड्राइव होगा कि ड्राइव होगा? ड्राइव होगा भाई साहब, टू ड्राइव क्यों होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 170 whom did you give the packets to? आपने ये पैकेट किसको दी? देखो ये सेंटेंस ना नो एरर है, क्योंकि जब आप सेंटेंस में whom का इस्तेमाल करते हो तो आप सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हो। whom एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है। इससे स्टार्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको लिखो टू whom did you give
द पैकेट्स टू, या फिर आप बोलो whom did you give the packets to। इन दोनों सेंटेंस में कोई एरर नहीं है भाई साहब, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल who wrote this book। अगर आप इसको पैसिव में चेंज करोगे, देखो अभी जब एक्टिव में लिखा हुआ है तो हु यहां का सब्जेक्ट है ना, आप जब इसको पैसिव में लिखोगे ना तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। आप इसको लिखो बाय whom was this book written, या फिर आप लिखो बाय whom this book was written by। हालांकि 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स आप इसको ही प्रेफरेंस देते हो, पर यह गलत नहीं है। सेम यहां पे भी है, प्रेफरेंस हमेशा टू whom को होगा, पर यह गलत नहीं है। अगर गलत नहीं है तो आंसर क्या होगा? नो एरर। होपफुली आप समझ पाए होगे। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि whom से शुरू हो तो गलत मत कर देना, उसके लिए जरूरी यह है कि आगे जाके कोई प्रीपोजिशन आए जो whom के लिए आया हो। अगला, आई विश आई हैव वर्कड हार्डर देन आई डिड। ये बात हम सब जानते हैं कि आई विश एक कंडीशन को शो करता है, यह हाइपोथेटिकल बात है। तो जब भी आई विश से सेंटेंस शुरू होता है तो वो हमेशा पास्ट में होता है, राइट? जैसे काश मैं एक पक्षी होता, सो आई विश आई वर अ बर्ड होता है, आई एम अ बर्ड नहीं होता। तो यहां लिखा हुआ है आई विश आई हैव वर्क, बहुत सिंपल एरर है, हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैड। ये तो आपने पढ़ाई होगा कंडीशन में। 172, आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल व्हेन ही फ्लाउटेड द कंपनी रूल्स। लिखा हुआ है कि मैंने उस ऑर्डर किया, आई ऑर्डर्ड, आई सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वर्ब है, क्या ऑर्डर किया? उसका डिसमिसल। कब ऑर्डर किया? व्हेन, जब। ही फ्लाउटेड, ही क्या है? सब्जेक्ट है, फ्लाउटेड क्या है? V2 है। ही फ्लाउटेड व्हाट? द कंपनी रूल्स। कहीं कोई एरर नहीं है, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है कि जब उसने उल्लंघन किया कंपनी के रूल्स का, जब उसने नहीं माना कंपनी के रूल्स को, मैंने उसके डिसमिसल को ऑर्डर किया। कहीं कोई एरर नहीं है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला 173, फेट स्माइल्ड अबव हिम इन ऑल हिज बिजनेस वेंचर्स। नोट करना फिक्स प्रीपोजिशन, फेट स्माइल्ड अबव हिम नहीं होता, फेट स्माइल्ड ऑन समबडी होता है। जब किसी की किस्मत चमकती है ना, उसको फेट स्माइल्ड ऑन समबडी कहा जाता है। ठीक है, कि उसने बहुत मेहनत की, फाइनली द फेट स्माइल्ड ऑन हिम, फाइनली किस्मत ने उसका साथ दिया। तो ये एक इडियम है, एक फिक्स प्रीपोजिशन है कि फेट स्माइल्ड ऑन समबडी होता है। यहां पे अबव लिखा हुआ था, आंसर यहीं पे है, ऑन होगा। आप बोलेंगे सर याद कैसे रहेगा इतना? देखो, दो तरीके से याद हो सकता है। पहला तरीका है रट्टा मारो, बिल्कुल मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। जितना आउटपुट रहेगा उससे कहीं ज्यादा आपको इनपुट लगाना पड़ेगा। दूसरा है इतनी बार इसके क्वेश्चंस देख लेंगे कि याद हो जाएगा। दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है। सोचो मैं आपको लगभग 1000 के ऊपर एरर कराने वाला हूं, ऐसा थोड़ी है कि ये एक ही बार आया है, बहुत बार आएगा। इतनी बार देखोगे कि याद हो जाएगा, बशर्ते आप कॉपी पे इस तरीके से इसको लिख लो और हर 2-3 दिन के बाद एक बार खाली कॉपी पलट लेना, एक बार देख लेना कहां पे क्या होगा। ठीक है, जब रिवीजन करते हो ना तो इतना ध्यान रखना कि 1 घंटे के क्लास को रिवीजन करने के लिए आपको 8 से 10 मिनट देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए पूरी राम कहानी मत लिख लेना कॉपी पे, सिर्फ इतना लिखो फेट स्माइल्ड ऑन समबडी। जब रिवाइज करोगे तो एक बार पूरे ध्यान से देख लेना फेट स्माइल्ड ऑन समबडी। इतनी बार देखोगे कि याद हो जाएगा कि फेट स्माइल्ड के बाद ऑन लगता है। ऐसे ही रिवाइज करना होता है, पूरी राम कहानी नहीं लिखनी होती। 174, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधीजी's विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। लिखा हुआ है ओनली वन कॉपी, सब्जेक्ट क्या है? वन कॉपी, ओनली इसका एडजेक्टिव था, ऑफ द बुक, ऑफ प्रीपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट, रनिंग इनटू 200 पेजेस, ये तो आपको लग रहा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव एडजेक्टिव है, जो कि सिर्फ बता रहा है किताब के बारे में कि एक किताब जिसके 1200 पन्ने थे, तो इसका तो सेंटेंस का कुछ लेने देना नहीं है। ऑन प्रीपोजिशन गांधीजी's विजिट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, टू प्रीपोजिशन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसका ऑब्जेक्ट, रिमेन, हमें पहला वर्ब यहां मिल रहा है, रिमेन नाउ। इसका मतलब यह है भाई साहब कि ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक कॉमा रनिंग इनटू 1200 पेजेस। यहां लिखा हुआ था ओनली वन कॉपी, सब्जेक्ट क्या था? वन कॉपी। सिंगुलर है या नहीं है? अगर ये सिंगुलर है तो जो वर्ब लिखेंगे वो सिंगुलर होगा या नहीं होगा? तो फिर यहां पे आप रिमेन कैसे यूज कर लो? रिमेन V1 होता है तो प्लूरल होता है या नहीं होता? आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर, तो क्या यूज करोगे? रिमेन्स। इस पूरे क्वेश्चन की सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि सब्जेक्ट ढूंढो और वर्ब ढूंढो, और कुछ नहीं। तो देखो ना कितना आसान है। ऑफ प्रीपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट, रनिंग इनटू 1200 पेजेस एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक्चुअली था विच
विच इज रनिंग इनटू 200 पेजेस। ठीक है, इसका मतलब ये तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज है। ऑन प्रेपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट, टू प्रेपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट, तो आपको तो सब्जेक्ट एक ही मिलेगा, वन कॉपी, और वर्ब भी एक ही मिलेगा, रिमेन। अब आसान हो जाएगा। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, अगर उसको ठीक से समझ लिया जाए तो टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो काफी टफ क्वेश्चन था। 175, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर, मतलब अगर जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का उसको पहले कंट्रोल कर लिया गया होता, मैनकाइंड वुडंट लिव इन अ पॉल्यूटेड वर्ल्ड नाउ, आज दुनिया पॉल्यूटेड वर्ल्ड में नहीं रह रही होती। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नो एरर है। ठीक है, एसएससी क्या करती है ना, बहुत बार कुछ लोग बहुत मस्त वाला माल फूक के और क्वेश्चन सेट करते हैं। जैसे ये वाला मस्त माल फूक के क्वेश्चन सेट किया, अगर ये यहां पे इसने नाउ नहीं लिखा होता तो फिर एसएससी का आंसर ठीक था। एसएससी का आंसर ये था कि यहां पे वुडंट लीव नहीं होगा, वुड नॉट हैव लिव्ड होगा। एसएससी का ये आंसर था। ठीक है, जो बिल्कुल ठीक भी होता, क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल था। इफ के बाद हैड प्लस V3 होगा तो आगे जाके वुड हैव प्लस V3 होगा। बात बिल्कुल ठीक है। फिर यहां पे नाउ लिखने की जरूरत नहीं थी ना। जब इसने नाउ लिख दिया तो पता ये क्वेश्चन किसका बन गया? ये बन गया मिक्स्ड कंडीशनल का क्वेश्चन। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने पढ़ा है, जहां से भी आपने पढ़ा है आपके टीचर ने मिक्स्ड कंडीशनल पढ़ाया होगा आपको। इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, क्या होता है मैं समझाता हूं, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट 2 घंटे का है, पूरा तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसीलिए जो चीज जरूरी है मैं वो बता रहा हूं। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस में टाइम फ्रेम दे दिया जाए, जैसे यहां पे देखना अर्लियर लिखा हुआ था और यहां पे नाउ लिखा हुआ था, तो क्या ये बात आप समझते हैं कि ये दो अलग अलग समय की बात हो रही है? कि ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन को तब कंट्रोल किया गया होता तो हम आज पॉपुलेशन फ्री वर्ल्ड में जी रहे होते। तो एक घटना पास्ट को डिनोट कर रहा है, दूसरा घटना अभी को डिनोट कर रहा है। ऐसे केस को मिक्स्ड कंडीशनल बोला जाता है, जिसमें थर्ड कंडीशनल सेकंड के साथ मिक्स होता है, सेकंड जो है वो थर्ड के साथ मिक्स होता है। इसमें क्या बोला जाता है कि देखो, ये बात तो आपको पता होगी कि थर्ड कंडीशनल पास्ट की इमेजिनेशन है, सेकंड कंडीशनल प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। तो मिक्स्ड कंडीशनल में क्या होता है कि जो पास्ट है उसमें पास्ट का स्ट्रक्चर लगाइए, जिसका मतलब यहां पे हैड बीन कंट्रोल्ड होगा, ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड का स्ट्रक्चर लगेगा। जो प्रेजेंट है उसमें सेकंड का स्ट्रक्चर लगाइए, तो सेकंड के स्ट्रक्चर में तो यही बोला जाता है कि वुड के बाद बेस फॉर्म होगा, तो यहां पे वुड लिव होगा। इसका मतलब यह है सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं था। सेंटेंस आसान बन जाता अगर भाई साहब ने यहां पे नाउ नहीं लिखा होता तो। इस ये ओवर स्मार्ट वन के नाउ लिख दिया और कहीं ऑप्शन में नो एरर लिखा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन चैलेंज हुआ होगा अपने टाइम पे। आपके लिए आंसर क्या है? आंसर है भैया नो एरर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव रहा। मेरे एंड से तो ये सेशन काफी प्रोडक्टिव था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए, बहुत कुछ नोट कराने वर्दी मिला मुझे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स कैसे बनाना है, कैसे रिवाइज करना है, ये सारी बातें मैं बीच बीच में बताता रहता हूं। होपफुली आपकी हेल्प हो रही है। आपके डाउट्स है, चैट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।